जो आज का हमारा सेशन होगा वो सेशन क्योंकि अब हम बेसिकली एंड की तरफ जा रहे हैं, हमारे इसके बाद रह गए हैं 4 सेशंस। तो इन 4 सेशंस में मैं चाह रहा हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ना इंटरेक्शन करें, डिस्कशंस करें कि आपकी जो कोई क्यूरीज हैं आप उसको डिस्कस करें, आपके जो अपने व्यूज हैं उसको डिस्कशन करें। मैं 4 जो रिमेनिंग है, आज तो बेसिकली हम एक ईआरपी की प्रोजेक्ट की स्टेजेस देखेंगे कि नॉर्मली प्रोजेक्ट किस किस स्टेज से गुजरता है। कल का जो हमारा सेशन होगा वो होगा फिग्मा के ऊपर, वो होगा फिग्मा के ऊपर। अच्छा, फिग्मा बेसिकली ये यूज होता है ब्लूप्रिंट्स के लिए ना। अगर आपने, जैसे हमने लास्ट सेशन में वो प्रोसेस फ्लो चार्ट्स वगैरह डिस्कस किए थे, तो प्रोसेस फ्लो चार्ट्स हमने बना लिए। प्रोसेस फ्लो चार्ट्स में हमने एज इज बना लिया, हमने टू बी बना लिया। उसके बाद उसकी अप्रूवल हो गई, तो फिर मैंने नेक्स्ट स्टेज आपको बताई थी ना कि हम जो नेक्स्ट स्टेज आती है इस प्रोसेस में होती है बेसिकली मॉड्यूल डिजाइनिंग, ठीक है, जिसको हम प्रोटोटाइपिंग भी कहते हैं, ब्लूप्रिंट्स डिजाइनिंग भी कहते हैं, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डिजाइनिंग भी कहते हैं। तो जैसे हमने अज्यूम किया था लास्ट टाइम कि हम एक बिल्कुल स्क्रैच से मॉड्यूल बनवा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में जहां पे हमारा मॉड्यूल बिल्कुल स्क्रैच से बन रहा है, तो हमने बेसिकली जो प्रोटोटाइपिंग उसकी करनी होती है कंप्लीट मॉड्यूल की, जिसमें उसके जितने भी इनपुट्स हैं, कहाँ कहाँ से इनपुट्स आएंगी, कैसे कैसे आएंगी, नंबर 1। नंबर 2, उसकी आउटपुट्स क्या होंगी, जो बेसिक रिपोर्ट्स है वो क्या होंगी, ठीक है। तो इस जब वो डिजाइनिंग हम करते हैं, तो उस डिजाइनिंग में जो बेसिकली प्रोटोटाइपिंग का कल एक इनिशियल सेशन भी होगा आपके साथ, तो थोड़ा सा उसके बाद हम आपको, क्योंकि वो एक टूल के ऊपर प्रोटोटाइपिंग होती है, ठीक है, फिग्मा यूज होता है। बहुत सारे लोग इसके अलावा भी एक्सेल वगैरह में भी कर लेते हैं, मगर अगर हम एक प्रॉपर टूल की बात करें तो वो फिग्मा है। इजी टू लर्न है, आप उसके ऊपर बहुत सारी अदर एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज होता है। जो हमारा कल का सेशन होगा वो प्रोटोटाइपिंग से रिलेटेड होगा इंशाल्लाह। जो नेक्स्ट हमारे 3 सेशन रह जाएंगे, उसमें एक सेशन होगा हमारा ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है, कि आपने एक ईआरपी के प्रोजेक्ट को कैसे मैनेज करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे टीम आपने बनानी है, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज वगैरह क्या हैं, वो हम नेक्स्ट जो हमारा सैटरडे को सेशन होगा इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे। एक सेशन हो सकता है हम ड्यूरिंग द वीक भी करें। और फिर जो एक सेशन हमारा होगा, जो 4th सेशन है, वो होगा हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो उसमें बेसिकली आपको ओडो के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बताया जाएगा कि आप कैसे कैसे यहाँ से पूरे की पूरी पेरोल की मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप एम्प्लॉय प्रोफाइलिंग और जो बाकी इसके फीचर्स हैं, और इवन के उसमें रिक्रूटमेंट वगैरह और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, अगर टाइम हुआ, क्योंकि 3 आवर्स का हमारा सेशन है, अगर हमारा टाइम हुआ तो हम उसमें वो भी कवर कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट सेशन होगा वो होगा डाटा माइग्रेशन के ऊपर, ठीक है, कि जो ईआरपी में डाटा माइग्रेशन आपने करनी है, ओपनिंग बैलेंसेस कैसे लेके आने हैं, क्या मेथड्स हैं, क्या उसके तरीकेकार हैं। तो हमारा जो लास्ट सेशन है, और उसके बाद हमने गो लाइव करना है, फिर पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो सपोर्ट वगैरह होती है उसकी स्टेजेस को हमने कैसे डील और मैनेज करना है, तो ये सेशन उसके ऊपर होगा। तो ये बेसिकली जो हमारे रिमेनिंग पार्ट है वो उससे रिलेटेड है। और एक ये भी है कि हम एक इनिशियली आपसे शेयर करते हैं जो लेआउट होता है ट्रेनिंग का, मगर मेरी हमेशा कोशिश रही है, क्योंकि मैं कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के ऊपर ज्यादा यकीन रखता हूँ, कि बहुत सारी आपकी लर्निंग ड्यूरिंग द प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जो सेशन में हम साथ साथ एडजस्टमेंट्स कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी हम बेहतरी करते जाते हैं। तो इससे पहले जो हमारा जो स्टेजेस ऑफ ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ये हमने एक ईआरपी एवेल्युएशन क्राइटेरिया के नाम से ये सेशन करवाया था, मगर मुझे लगा कि इसका स्कोप अब बढ़ाना चाहिए। दूसरा ये है कि ये ज्यादा इंटरेक्टिव होना चाहिए, बजाय कि ये मैं सिर्फ आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊं। इंटरेक्शन होना चाहिए। आप लोग बहुत सारे फॉर्मेट्स करते हैं डिमांड, कुछ अगर ऐसे फॉर्मेट हों तो वो आपसे शेयर भी करने चाहिए, मगर पिछले कुछ अरसे से हमने ना फॉर्मेट्स को सेट असाइड किया हुआ है। अच्छा, उसका रीजन ये है कि बहुत सारी जो चेंजेस है ना वो इंडस्ट्री वाइज और वो डिफरेंट होती है, अपग्रेडेशंस होती हैं। हम कहते हैं कि आप सिचुएशन देखो, लर्न करो, सिचुएशन के मुताबिक चीजों को अडॉप्ट करो, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ज्यादा, मैं चाहता हूँ वो इंटरेक्टिव हो, आपकी क्वेश्चनिंग हो, कैंडिड सेशन हो, ठीक है, एक बहुत ही जो कैंडिड वे में मैं आपके सामने रखूं चीजों को, आप मुझसे पूछें, ताकि हमारी जो क्लोजिंग है ना वो इस तरह हो कि आप लोग बहुत हद तक इस प्रोसेस को, इस जो फंक्शन कंसल्टेंट का जो बेसिकली रोल है उसको इफेक्टिवली अंडरस्टैंड कर ले। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये स्टेजेस हैं,
ठीक है, जो बेसिकली एक ईआरपी के प्रोजेक्ट को अगर हम स्टार्ट टू एंड देखें तो उसमें ये इन्वॉल्व होती हैं, स्टेजेस डिफरेंट भी हो सकती हैं किसी के नजदीक, मगर अगर हम थोड़ा सा जनरलाइज करें तो वो बेसिकली इन स्टेजेस की फर्दर सब कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ मेन स्टेजेस आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ कि ओवरऑल मैंने इनको 3 कैटेगरीज में ब्रेक किया है। ठीक है, नंबर 1 ये है प्री इम्प्लीमेंटेशन, नंबर 2 है इम्प्लीमेंटेशन, और नंबर 3 है गो लाइव एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो बेसिकली पूरे का पूरा जो ईआरपी का एक प्रोजेक्ट है हम उसको 3 स्टेजेस में ब्रेक करते हैं, प्री इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन और गो लाइव। तो प्री इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है, प्री इम्प्लीमेंटेशन को फर्दर हम सब कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे जो है ना हमें लेंस चेंज करने की जरूरत है। ठीक है, 2 तरह के लेंस हो सकते हैं। एक रोल ये है कि जैसे हम मुजाहिद साहब की बात करें, मुजाहिद साहब एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में ये ईआरपी लाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो एक लेंस ये है कि फॉर एग्जांपल हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हम एक सोल्यूशन लाना चाह रहे हैं, तो हम चीजों को कैसे देखते हैं। एक सेकंड क्राइटेरिया हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल काजी जुहेब है, काजी जुहेब एक जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर की टीम का पार्ट है, या इनका एक अपना सॉफ्टवेयर है, या ये सोल्यूशन अप्लाई करते हैं, तो बेसिकली ये अपने लेंस से चीजों को कैसे देखते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शन कंसल्टेंट है ना वो दोनों स्पेसेस पे हो सकता है, वो क्लाइंट एंड पे भी हो सकता है, वो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर एंड पे भी हो सकता है। ठीक है, और आजकल तो एक जो रोल है वो बहुत ही कॉमन होता जा रहा है कि जैसे लोग कहते थे ना कि फाइनेंस एक की रोल है, हर ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस जरूरी होता है। इस तरह अब ऑर्गेनाइजेशन अपने पास ईआरपी के लोगों को हायर कर रही है, क्योंकि अब ईआरपी के लोग एक वक्त होता था कि सिर्फ वो आईटी से बिलोंग करते थे और उनका मकसद ईआरपी के ऑपरेशंस को अप रखना होता था। मगर अब रोल चेंज होता जा रहा है। बेसिकली जो ईआरपी के लोग हैं इनका, जिनको मैं फंक्शनल कंसल्टेंट्स कहूंगा या ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजर्स कहूंगा, इनकी ना नॉलेज बेस ज्यादा होती है, आईटी के ऊपर इनकी कमांड ज्यादा होती है, डाटा के ऊपर इनकी कमांड ज्यादा होती है, ये एनालिसिस बहुत अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, डाटा को बड़ा क्विकली रिट्रीव कर सकते हैं, तो इसलिए जो एमआईएस का रोल है, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, जो बेसिकली क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स क्यों चलाती है, वो अपने ऑपरेशंस भी मैनेज करना चाहती है एक ईआरपी से। ठीक है, वो एफिशिएंसी लाना चाहती है टेक्नोलॉजी से। हमने फर्स्ट सेशन में डिस्कस किया था ना कि बेसिकली ईआरपी क्या है, वो आपके प्रोसेस को एफिशिएंट कर रहा है। टेक्नोलॉजी जिस जगह पे भी आती है वो एफिशिएंट करती है प्रोसेस को, तो एफिशिएंसी भी उनका मकसद है, मगर उसके साथ साथ उनका मकसद डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, वो परफॉर्मेंस को देखना चाहते हैं, वो प्रोग्रेस को अपनी देखना चाहते हैं, मगर उसके साथ साथ वो फ्यूचर के से रिलेटेड और जो करंट स्टेट उससे रिलेटेड डिसीजन भी लेना चाहते हैं, और उस डिसीजन के लिए उनको डाटा चाहिए, हम प्रॉफिटेबल हैं या नहीं है। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर रही है या नहीं कर रही, हमारी इन्वेंट्री सब किस स्टेट के ऊपर है, ये सारे के सारे जो बेसिकली सोर्स है ना इन्फॉर्मेशन के, हमारी सप्लाई चेन कैसे काम कर रही है, आप जितना डिटेल में देखना चाहिए ईआरपी आपको उस डिटेल तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस सारे रोल की इंपॉर्टेंस की वजह से और उसमें इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो ईआरपी के लोग हैं इनकी इनकी जो नॉलेज बेस है वो वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है, और वो इतना कम्प्रिहेंसिव हो जाती है कि बेसिकली ये लोग, क्योंकि एक तो इनका जो रोल है वो मल्टी डिमेंशनल रोल है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में हुसैन वली हैं, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब वो एक प्रोजेक्ट जो ये लीड कर रहे हैं वहां पे, तो ये हर डिपार्टमेंट का नॉलेज रख रहे हैं। ठीक है, इन्होंने फाइनेंस को भी देखा, इन्होंने सप्लाई चेन को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, कस्टमर सर्विसेज, एचआर, हर फंक्शन का नॉलेज आ गया। अब अब हुसैन के पास फॉर एग्जांपल अगर 8 से 10 डिपार्टमेंट का नॉलेज है कि वो आपस में कंबाइन कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस नॉलेज की बेस पे बेसिकली जो हुसैन की वर्थ है वो उस पर्सन से बढ़ गई जिसके पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट का नॉलेज है। ईआरपी एक बड़ी जबरदस्त फील्ड है। नॉर्मली मैं बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अपना करियर जो है वो इनिशियल भी अगर स्टार्ट लेना है तो कोशिश करें ईआरपी की फील्ड में लें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आपके पर्सपेक्टिव्स को बढ़ाती है। जब आपके पास ज्यादा पर्सपेक्टिव्स होते हैं, ज्यादा नॉलेज होता है, तो डेफिनेटली आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होती हैं और आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसलिए जो मैनेजमेंट को क्योंकि ऐसे लोग चाहिए जिनके पास ज्यादा नॉलेज हो, ठीक है, और वो आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दे सकें, तो ईआरपी के जो लोग हैं उनका रोल वहां पे बहुत ज्यादा है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जिक्र कर रहा था कि बेसिकली हम इसको डिफरेंट लेंस से देख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजर्स
एक अलहदा से, या ईआरपी मैनेजर्स का नाम दे लें, या जो जो भी इसका इस तरह का नाम है, अलहदा से डिपार्टमेंट्स क्रिएट करती हैं, ठीक है, और उनको अलहदा से टीम दी जाती है। तो उससे उनको बेनिफिट क्या होता है कि बेसिकली वो और फिर कोशिश करती हैं ऑर्गेनाइजेशन की उनकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, तो ऐसी सूरत में वो उनको डिफरेंट रोल्स भी देती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको दो लेंस से देख सकते हैं, ठीक है। एक लेंस है कि क्लाइंट एंड का, और दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर एंड का। तो जो सबसे पहली स्टेज है वो ये है कि नीड एनालिसिस। अब एक ईआरपी की नीड एनालिसिस कैसे जनरेट हो सकती है, कहां से आ सकती है, ठीक है, इस पे हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आगे जाके। नंबर सेकंड है सिस्टम सिलेक्शन। जब आपको नीड आपकी प्रिवेल कर रही है तो इसका मतलब है अब आपको सोल्यूशन चाहिए, और सोल्यूशन के को पाने के मल्टीपल वेज हैं, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर जब आप सोल्यूशन देख लेते हो तो फिर सोल्यूशन में कहीं ना कहीं ये बहुत रेयर होता है कि हर सोल्यूशन आपकी नीड के मुताबिक 100% आपको मैच करता हुआ मिले, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं कस्टमाइजेशंस एडजस्टमेंट्स करवानी पड़ती हैं, ठीक है, अल्टरेशन जिसको हम कहते हैं ना, करवानी पड़ती है, स्पेशली जब हम स्टैंडर्ड सिस्टम बनाते हैं। और अगर हम अपना कस्टम सिस्टम भी बनाते हैं तो इसका भी मतलब यही है कि वो भी स्क्रैच से बनना है, ठीक है। आपने बहुत सारी ऐसी स्टडीज करके अपनी नीड के मुताबिक चीजों को लाइन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जब आपका सिस्टम रेडी हो जाता है, यूजेज के लिए रेडी हो जाता है, तो ऐसी सूरत में आप उसके सेटअप्स बनाते हो, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में हमने कहा था ना कि जो सिस्टम्स के बेसिक सेटअप जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट, कैलेंडर, करेंसी, टैक्सेशन वगैरह, इन्वेंट्री, प्रोडक्ट्स, ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस है, सेटअप्स हैं। आप सिस्टम को रेडी करते हो यूजेज के लिए, ठीक है। और उसके बाद है डाटा माइग्रेशन। तो अब आप उसमें ओपनिंग बैलेंसेस लेके आते हो, फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अब यहाँ पे आप एक दफा, वैसे तो नॉर्मली जब हमने डेवलपमेंट और टेस्टिंग स्टेज की बात की तो वहां पे भी हम ये करवा चुके होते हैं बहुत सारी टेस्टिंग, मगर बैलेंसेस लोड करके उनकी रिकॉन्सिलिएशन वगैरह और उनकी वेरिफिकेशन वगैरह के लिए भी हम यूजर की एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एक दफा लेते हैं, ठीक है। फिर प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं लार्ज स्केल के ऊपर। नॉर्मली जो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो स्मॉल स्केल के ऊपर होती है, मगर जो ट्रेनिंग्स है फिर हम लार्ज स्केल के ऊपर लॉन्च करते हैं, ठीक है। यूजर को प्रॉपर ट्रेन किया जाता है, उनको अथॉराइजेशन राइट्स वगैरह जो रिक्वायर्ड होते हैं वो दिए जाते हैं। और फिर बेसिकली जो प्रोसेस होता है दरमियान में वो क्या होता है, चेंज मैनेजमेंट का, ठीक है। लोग रजिस्टर करते हैं, चैलेंज आते हैं, मुख्तलिफ डाटा एंट्री, रिकॉन्सिलिएशन, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि बेसिकली प्रोसेस का चैलेंज होती हैं। तो उसकी जो चेंज मैनेजमेंट है वो की जाती है इस प्रोसेस में, ठीक है। और फाइनली गो लाइव की स्टेज आती है। हम क्या करते हैं, गो लाइव करते हैं। गो लाइव में भी आप चेंज मैनेजमेंट कर रहे होते हो साथ साथ, ठीक है। सिस्टम को लॉन्च कर दिया जाता है, ठीक है। और ये सबसे टफ टाइम होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ऑन टो होते हैं, हर वक्त हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं चीजें लाइन है, कहीं भी कुछ चैलेंज तो नहीं आ रहे, यानी आप बिल्कुल रेडी मोड के ऊपर होते हैं कि सिस्टम अभी चल रहा है, किसी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और एक खास टाइम के बाद सिस्टम मेच्योर हो जाता है। जब वो मेच्योर हो जाता है तो फिर वो सपोर्ट और मेंटेनेंस के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मगर चीजें यहाँ रुकती नहीं है, ठीक है। तो इन स्टेजेस को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं वन बाय वन। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो यू मे आस्क। जी, सबसे पहले है नीड एनालिसिस, ठीक है। नीड एनालिसिस से मुराद ये है कि एक सॉफ्टवेयर की नीड कैसे जनरेट होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलता है कि हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है, ठीक है। अच्छा, उसके ना मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। एक सोर्स क्या हो सकता है उसका, कि ऑर्गेनाइजेशन को अपने काम करने में दुश्वारी पेश आ रही है, ठीक है, प्रोसेस ज्यादा टाइम ले रहा है, तो ये एक रियल नीड है, ठीक है, कि बेसिकली उनका जो प्रोसेस है वो इनएफिशिएंट है, वो एफिशिएंट होना चाहते हैं, ठीक है। और वो उसके लिए कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन चाह रहे हैं जो उनके प्रोसेस को एफिशिएंट कर दें। फॉर एग्जांपल उनकी अप्रूवल का प्रोसेस है, हम एक सिनेरियो बना लेते हैं, ठीक है। सीईओ छोटी कंपनी है फॉर एग्जांपल, या मिड लेवल पे काम कर रही है, मैनुअल सिस्टम चल रहा है, दैट्स फाइन। मगर प्रॉब्लम ये है कि सीईओ चाहता है कि हर चीज मुझसे होके जाए, मैं अप्रूवल करूं उसकी। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीईओ आता है ऑफिस में बैठ के अप्रूवल करता है, बट व्हाट इफ जब वो मीटिंग्स में होता है, व्हाट इफ वो किसी दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री में है, ऐसी सूरत में प्रोसेस जो है वो होल्ड हो जाता है, ठीक है। तो उसको लगता है कि अभी मैं अगर कहीं पे भी हूं, मैं बैठ के चीजों को मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास डाटा रिपोर्टिंग हर जो चीज है वो मेरे होनी चाहिए मेरे पास। इस तरह बहुत सारी जो नीड अराइज होती है वो बेसिकली आउटपुट से अराइज होती है, रिपोर्टिंग एंड से अराइज होती है, ठीक है। रिपोर्टिंग एंड में क्या होता है
कि जो बेसिकली मैनेजमेंट होती है वो रिपोर्टिंग चाह रहे होती है टाइमली, ठीक है, वो चाह रहे होते हैं कि हमें जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है ना वो मिलनी चाहिए फॉर। तो अब नॉर्मली जब ऑर्गेनाइजेशन में ये स्टेज आती है कि वो रिपोर्टिंग और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो ऐसी सूरत में सोल्यूशन सजेस्ट किए जाते हैं कि जी हम, एक ऑप्शन ये है कि अपने मैनुअल प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट कर लें, मगर मैनुअल प्रोसेस की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ह्यूमन लिमिटेशंस है। और सेकंड ऑप्शन होती है कि व्हाट इफ हम ऑटोमेट कर दें, प्रोसेस को ऑटोमेट कर दें, ठीक है। तो जो प्रोसेस की ऑटोमेशन है वो क्या होता है कि आप जब किसी मैनुअल प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिकली शिफ्ट कर देते हैं तो वो ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिपोर्टिंग की एक्सेस भी आ जाती है, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है कि बेसिकली सिस्टम्स की बेस पे उनके पास कंट्रोल्स भी आ जाते हैं। जो कुछ वाइज लोग हैं वो ये भी चाह रहे होते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि सिस्टम आपके ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन कर देता है, ठीक है, और ये वाकई ऐसा है। देखो आईटी ने इम्पावर किया है ऑर्गेनाइजेशंस को, आईटी ने इम्पावर किया है कंट्रीज को। अभी मैं एक न्यूज देख रहा था थोड़ी देर पहले, न्यूज ये थी कि पाकिस्तान में जो एक्स है, यानी जो ट्विटर था, वो अ, उसकी क्या कहेंगे, सर्विस जो है उसमें स्टॉपेज आ रही है। अब ये सर्विस में स्टॉपेज कैसे आ रही है? कोई ना कोई एक्सेस कंट्रोल कर रहा है ना। अब देखो, पूरे कंट्री की कम्युनिकेशन आपने स्टॉप कर दी इलेक्शन डे के ऊपर, ठीक है। अगेन हम क्रिटिसाइज करने के बजाय सिर्फ हम कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें ना, क्योंकि ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर इसको देखें तो क्या था, उनके पास कंट्रोल था ना, तो उन्होंने उस सारी की सारी एक्सेस बंद कर दी, ठीक है। किस चीज को कहां तक ले जाना है, कहां तक पहुंचाना है, क्या मैसेज देने हैं, मैं पिछले काफी अरसे से मुख्तलिफ एनालिसिस वगैरह देख रहा हूँ। मैं एक चीज फील करता हूँ कि जो अमेरिकन हैं, ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि हमारा हम जो मोस्टली आईटी की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो अमेरिकन की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और वो अमेरिकन, क्योंकि मुझे बहुत सारे सिनेरियोज देखने होते हैं, केस स्टडीज में से डाटा निकाला, अच्छा वो मोस्टली वो जो मुझे रिकमेंड करते हैं वो अमेरिकन कंपनीज ही रिकमेंड करते हैं। अब ये उनके लिए एक ब्रांडिंग टूल भी है कि जिस, अब एक जिपोज कंपनी है उनकी, मैंने कभी उसका नाम नहीं सुना, मगर बेहतरीन कस्टमर सर्विस में वो टॉप पे है, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेटजी के ऊपर मैं मुख्तलिफ सेशंस करता हूँ, तो जब हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो जिपोज को कस्टमर सर्विस पे टॉप पे दिखाता है, ठीक है। हम मार्केटिंग की बात करें, वो मार्केटिंग में कहीं पे अमेजोन की बिजनेस ऑपरेशंस एक्सीलेंस, तो कहीं पे मतलब स्टारबक और पता नहीं क्या क्या है वो दिखाते हैं। अच्छा, कंपैरेटिवली देखें कि इतने ही बेटर स्केल के ऊपर चाइनीज भी काम कर रहे हैं, जापानीज ने की कंपनीज ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ग्लोबली, मगर बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो उनको दिखा रहे हो। अगर आपने रिसेंट केस स्टडी करो तो देखिए, BYD एक कंपनी है चाइना की, ठीक है। BYD ने सरपास कर दिया है, ठीक है, सेल्स में, अपने बेसिकली अपनी प्रोडक्ट की जो इनोवेशन में, अपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस में, उसकी जो कस्टमर एक्सपीरियंस में टेस्ला को सरपास कर दिया, ठीक है। और लोग प्रेफर कर रहे हैं टेस्ला के ऊपर BYD की प्रोडक्ट्स को। और उसने ग्लोबली ऐसे कुछ शिप डिजाइन करवाए हैं कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को चाइना से बना के पूरी दुनिया में पहुंचा सके, और हंगरी में वो अपना प्लांट लगाने का सोच भी रहे हैं। तो बेसिकली देखो, अगर उन्होंने ये सब कुछ अचीव किया तो उसके पीछे बेहतरीन जो है वो मैनेजमेंट है, ऑपरेशन एक्सीलेंस है, स्ट्रेटजीज है, सारा कुछ है ना। मगर जब तक आप स्पेसिफिकली उनके बारे में पूछोगे नहीं वो आपको बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल उनके पास है, ठीक है। फेसबुक आज आपको कहता है आपने ये अकाउंट नहीं, आपने ये पोस्ट सही नहीं लगाई, ठीक है, तो ये आ जाती है वायलेंस के अगेंस्ट, तो मैं आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूँ। व्हाट्सएप कहता है कि जी आप ये मार्केटिंग कर रहे हो, अनलोन पीपल को आप मैसेज भेज रहे हो, तो मैं आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहा हूँ। तो ये क्या है कि ये कंट्रोल है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी ने बेसिकली कंट्रोल दिया। और अगर हम लार्जर स्केल के ऊपर देखें तो ये जो जितने भी ये सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ये ERP की एक किस्म है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो। बैकएंड पे देखो इनकी मैनेजमेंट और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी फील होता है कि हमारे पास रिपोर्टिंग टाइमली हो, ठीक है, एक नीड का रीजन ये भी हो सकता है, ठीक है, कि हमारे पास रिपोर्टिंग हो। नंबर 2, हमारे पास कंट्रोल हो। नंबर 3, हमारे प्रोसेस स्टैंडर्डाइज हो, स्ट्रीमलाइन हो, ठीक है। कंट्रोल भी मैं थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल की बात करें, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्रॉब्लम हुई, फेस हुई, सर एक मिनट होल्ड कीजिए।
एक ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली पेमेंट प्रोसेस के ऊपर एक चैलेंज आ रहा था, ठीक है। तो अब नॉर्मली चेक्स वगैरह की इशुएंस जो होती थी वो इस तरह से होती थी कि वो लिंक्ड नहीं थी, जो एडवांस पेमेंट होती थी ना वो लिंक्ड नहीं होती थी। तो अब हुआ क्या कि कुछ पार्टीज ऐसी थी जिनको डुप्लीकेशन पेमेंट हो जाती थी। डुप्लीकेट से मुराद है कि आपने इनको एडवांस भी दे दिया और एडवांस के बाद आपने बाद में भी उनको पेमेंट कर दी। तो अब ये एक ऐसा मैटर था कि जो कि शायद पीपल से किस हद तक उसको कंट्रोल करते, मगर उनको लगा कि ये सिस्टम से हम ज्यादा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम चीजों को आपस में इंटीग्रेट करके जब भी मेरा एडवांस पे होगा, एडवांस पे के बैक एंड पे मेरा पीओ अप्रूवल लाजमी है और वो पीओ सिलेक्ट होगा और पीओ के साथ सारी डिटेल अटैच होगी, ठीक है। तो हम ये कंट्रोल वहां से लगा सकते हैं। इस तरह बिजनेस में आपने कौन सी प्रोडक्ट इशू करनी है, कौन सी नहीं करनी है। फार्मास्यूटिकल की मैं एग्जांपल देता हूँ। फार्मास्यूटिकल बड़ा क्रिटिकल बिजनेस होता है। कई ऐसे रॉ मटेरियल के बैचेस होते हैं, उनको होल्ड कर लेते हैं इशुएंस के लिए, ये बैच इशू ना हो। अब मैनुअल में ये बड़ा मुश्किल होता है, उठा के किसी और जगह रख दो। ईआरपी में आपने क्या किया, उस लॉट का सिर्फ अनचेक कर दिया कि जी ये लॉट अवेलेबल नहीं है यूटिलाइजेशन के, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे जो कंट्रोल्स हैं बेसिकली सिस्टम देते हैं। इस कंट्रोल की नीड के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस को सिस्टम की जरूरत होती है, वो सिस्टम को चाह रही होती है। अच्छा, इसके अलावा एक और जो रीजन है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी की नीड जो है वो जनरेट होती है, वो कंपटीशन होता है। हमारा कंपटीशन ये चला आ रहा है, ठीक है। मैं अक्सर क्योंकि किसान फैमिली से बिलोंग करते हूँ, थोड़ा सा मैं क्रिटिक भी हो जाता हूँ इस चीज के ऊपर कि मैंने ट्रेंड देखे हैं गांव में। मोस्टली जो फार्मर्स होते हैं वो ये नहीं देखते कि मेरे जो फसल है उसकी नीड क्या है, एग्जैक्ट नीड है या नहीं है, इस वक्त उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए, स्प्रे चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। मेरे साथ वाले ने पानी लगा दिया तो मुझे भी लगा देना चाहिए, मेरे साथ वाले ने ये स्प्रे की मैंने भी ये करनी है, ठीक है। तो जो जो एक्टिविटीज एक परफॉर्म कर रहा होता है ना, दूसरा देख के वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है। हालांकि हर एक प्रोडक्ट की, हर एक इंडिविजुअल की अपनी नीड्स होती हैं, इस तरह हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी नीड्स होती हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपटीशन की बेस पे चलती हैं, ठीक है, कि ये सॉफ्टवेयर अगर मेरा कंपटीशन चला रहा है और वो मुझसे आगे है तो मुझे भी वही सॉफ्टवेयर चला देना चाहिए, ठीक है। एक नीड यहां से जनरेट हुई। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी नीड्स होती हैं जो कस्टमर जनरेट कर देते हैं। आप कस्टमर सर्व कर रहे हैं, ठीक है, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं जा रहा, कस्टमर बेसिकली बेटर सर्विस दे रहा है, मार्केट में कंपटीशन ज्यादा आ गया। अब आपको बेटर सोल्यूशन, बेटर सर्विस चाहिए, तो कस्टमर की नीड के ऊपर बेसिकली आप ऐसे सोल्यूशन ले, आप ऐसी नीड्स हैं जिसकी बेस पे आप ईआरपी का सोल्यूशन लेके आते हैं। और एक जो लास्ट में है, वो जो सबसे कॉमन है, वो ये होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई टॉप पोजीशन चेंज होती है तो नया आने वाला बंदा, उसकी कोशिश होती है कि मैं अगर आऊं तो मेरे साथ एक सिस्टम भी है। और मैंने ये देखा है कि मोस्टली वो पुराने सिस्टम को भी चैलेंज कर देते हैं। मैं पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में इसके ऊपर काम कर रहा था तो हमें वही सिस्टम चाहिए। तो पाकिस्तानी कल्चर में मैंने ये वाला डोमेन है जिस पे ज्यादा देखी है कि नॉर्मली जब एक बड़ी पोजीशन पे चेंज आती है तो उसके साथ सॉफ्टवेयर की नीड होती है कि जी हमें ये सॉफ्टवेयर चेंज करना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली वो पर्सन नया नया होता है तो मैनेजमेंट भी उसकी बात सुन रही होती है, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आप इसके ऊपर वर्किंग करें, सॉफ्टवेयर लेके आए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो बेसिकली जरूरत बनते जा रहे हैं। और सॉफ्टवेयर इस वक्त मैं अमूमन कहता हूँ कि अब ऑप्शन नहीं है, बिजनेस का पार्ट बन गया है, नेसेसिटी बन गई है। इस तरह टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हम लाख कहें कि मैंने टेक्नोलॉजी से दूर रहना, अब नहीं रह पाते, ठीक है। एटलीस्ट आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट होना ही पड़ता है। एक पर्सन कहे जी मैं स्मार्टफोन नहीं रखूंगा, स्मार्ट नहीं रखेगा काल के लिए, फिर भी वो जो दूसरा फोन तो रखेगा ही ना। अगर वो सोशल मीडिया नहीं भी यूज करता तो कम से कम काल की तो नीड है ना उसकी। तो ये एक जिंदगी जिंदगी का ना इंटेग्रल पार्ट बन गई। इस तरह बिजनेस के लिए ईआरपी एक इंटेग्रल पार्ट बन गए। आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको छोड़ नहीं सकते। तो ये इसकी बेसिक जरूरत है। तो ऐसी बहुत सारी जो नीड्स हैं बेसिकली ये जनरेट होती हैं। और जब वो नीड्स जनरेट होती हैं तो उसके लिए एक पोटेंशियल होता है कि जी हमारे पास कोई ना कोई क्लाइंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, अब हम आते हैं क्लाइंट एंड के ऊपर, ठीक है, कि एक इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, उसके पास एक नीड आई, ठीक है, कि जैसे हमने कहा था कि काजी जुहैब हमारे पास बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर है, ठीक है। तो उनके पास एक नीड आती है कि जी देयर इज अ पोटेंशियल क्लाइंट
और वो एक सोल्यूशन चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में काजी जुहेब ने क्या करना है? काजी जुहेब सबसे जो पहली बात होती है, देखिए वो प्रोडक्ट सबसे मुश्किल होती है सेल करनी, कोई भी प्रोडक्ट, मैं सिर्फ वीआरपी की बात नहीं करूंगा, कोई भी प्रोडक्ट जो सबसे मुश्किल सेल करनी। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सबसे मुश्किल सेल करने वाली प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है? कोई भी प्रोडक्ट सोचिए ना। मैं आपके पास एक प्रोडक्ट बेचने आता हूँ, तो मेरे लिए कौन सा मुश्किल होगा? नहीं जी नहीं, देखिए स्मार्टफोन आए हाथों हाथ निकल गए, नई प्रोडक्ट ज्यादा बिकती हैं। और गैस करें रोज, तो बड़े जबरदस्त एरियाज हैं। मैं आप लोगों से भी वैसे कहूंगा कि आप लोग डेफिनेटली, क्योंकि फ्यूचर जो है ना वो नॉलेज की डाइवर्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो टी शेप पर्सनैलिटी अगर आपने सुना हो, कहते हैं कि आप किसी एक एरिया में आपका एक्सपर्टीज होनी चाहिए, जैसे आप लोग फाइनेंस में एक्सपर्ट है, मगर आपका जो नॉलेज है ना, फॉर एग्जांपल वो स्प्रेड होना चाहिए, आपके पास मल्टी एरियाज का नॉलेज होना चाहिए। आप जितने टॉप पोजीशंस पे जाना है ना, इसका मतलब है आपकी जो नॉलेज बेस है वो बड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए डाइवर्स एरियाज की तरफ ज्यादा फोकस किया करें। तो सबसे जो मुश्किल प्रोडक्ट सेल करनी है ना, ये वो प्रोडक्ट है जिसकी कस्टमर को नीड नहीं है, ठीक है। अब एक नीड नहीं है उसकी, तो वो आप उसको कैसे बेच देंगे? फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो कहता है जी उसके पास गाड़ी है, आप उसके बाद बाइक बेचने चले जाएं, उसके पास बाइक है आप उसको साइकिल बेचने चले जाएं, उसकी नीड ही नहीं है, ठीक है। तो ये वो सबसे मुश्किल होती है, और आप वहां पे जितना भी जोर लगा लें, हम नहीं सेल कर पाते, ठीक है। तो नॉर्मली जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर की नीड। अगर हमें नीड के बारे में क्लैरिटी होती है, तो हमारे लिए ये बड़ा इफेक्टिव होता है कि हम अपने सोल्यूशन को उसके नीड के साथ टैग कर दें। और डेफिनेटली सोल्यूशन भी ऐसा होना चाहिए ना जो उसकी नीड को फुलफिल करता हो, ठीक है। मैं क्लास में ये अक्सर एक्सरसाइज करवाता हूँ, तो वहां पे किसी ना किसी स्टूडेंट की पानी की बोतल पड़ी होती है, तो मैं बोतल उठा के कहता हूँ कि ये बोतल अगर मैं आपको 500 की सेल करना चाहूँ, कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदता। मैं कहता हूँ 400, नो। 300, 200, 100, कोई भी नहीं। 50 की, ना भाई, ठीक है। 10 रुपए की, तो फिर को तरस खा लेता, चले ठीक है सर आप कहते हैं 10 रुपए की ले लेते, वो भी आपके कहने पे ले रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन होता है कि अगर कोई पर्सन सहरा में है, प्यासा है, इर्द गिर्द कोई जरिया नहीं है उसके पास, ठीक है, कि जहां से वो पानी हासिल कर सके, और आप वहां से गुजर रहे हैं, आपके पास यही पानी की बोतल है जिसमें 2 घूंट पानी है। फर्ज करें कि वो शख्स आप हैं, तो क्या ऑफर करेंगे? कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है जो कुछ होगा मेरे पास सब दे दूंगा। देखो पानी की बोतल सेम है, पानी की बोतल सेम है, मगर डिफरेंस क्यों आया? तो समझ रहे हैं, डिफरेंस नीड का है। पहले उसको नीड नहीं थी, अब जिस जगह पे वो सब कुछ देने के लिए तैयार है, देखिए एक जगह पे वो 10 रुपए नहीं दे रहा, 50 नहीं दे रहा, 100 नहीं दे रहा, अब कह रहा है मुझसे लाखों भी ले लेंगे मैं दे दूंगा। तो ये डिफरेंस होता है नीड का, ठीक है। इसको हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कि आपके नजदीक उसकी कितनी वैल्यू। सबसे पहले देखिए कंपनीज आपके माइंडसेट से खेलती है ना, आपकी परसीव्ड वैल्यू को हाई करती हैं। भी ये भी मोबाइल है, वो भी मोबाइल है, फीचर भी मिलते जुलते हैं, मगर एप्पल महंगा क्यों है? उन्हें पता है कि अगर सिर्फ प्रोडक्ट बेस हमने प्राइसिंग की तो हम ज्यादा अर्न नहीं कर सकते, अगर हमने प्रीमियम चार्ज करना है तो हमने आपकी परसीव्ड वैल्यू को हाई करना है। और वो परसीव्ड वैल्यू क्या है? आपकी एक्स्ट्रा नीड हमारी प्रोडक्ट कौन सी फुलफिल करेगी। आपकी कोर नीड तो बातचीत है, मोबाइल फोन का यूजेज है। एक्स्ट्रा नीड, स्टेटस, ईगो, ठीक है, यूनिकनेस, उन्होंने क्या किया बेसिकली उसको एक और नीड के साथ जोड़ दिया। तो ऐसी बहुत सारी मेथोडोलॉजी सेम होता है ऑर्गेनाइजेशन में। जब आपने उनको सोल्यूशन देना है तो आपका सबसे पहला काम है उनकी नीड एनालिसिस करो। अभी कल परसों की बात है, मैं एक इंटरनेशनली क्लाइंट की, मैं उसके साथ मीटिंग में था, तो वहां से एक मेरा एक्स कुलीग ही है, आईसीएम में फेलो है, तो वो मुझे कह रहा था कि यार उनको ना प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करा दो। मैं उसे कह रहा था कि मुझे पता तो चले उनको चाहिए क्या।
उनने मुझे उनकी वेबसाइट भेज दी, यहाँ से देख लो वो क्या बिजनेस करते हैं। मैंने कहा बिजनेस करना समथिंग डिफरेंट। मेरा पहला इंटरेक्शन देखो, मैं डायरेक्ट डेमोस्ट्रेशन पे नहीं जा सकता। सबसे जो पहला फेस होगा, मेरी फर्स्ट मीटिंग उनसे होगी, तो मैं उनका नीड एनालिसिस करूंगा, उनके चैलेंजेस। अब नीड एनालिसिस में मैंने क्या पूछना है, आपके चैलेंजेस क्या है, ठीक है, नंबर वन। आपका फ्यूचर विजन क्या है, कौन से ऐसे बिजनेस ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स या इनएफिशिएंसीज है जिनको आप कवर करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ कोर क्वेश्चंस हैं जो इनसे हम पूछते हैं, ठीक है। वो क्या चाहते हैं, कहाँ लिंक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सिस्टम के ना होने से क्यों, क्योंकि वो उनकी रेडीनेस का मुझे पता चल जाता है ना। अब देखो वो शख्स कितना रेडी है, आपको उसकी बातों से पता चल जाएगा। अगर वो रेडी नहीं है आपके लिहाज के लिए, वो आपसे मीटिंग करना चाह रहा है, तो आपको वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो जब वो रियल उसकी नीड होगी, उसकी रियल पेन होगी, तो ऐसी सूरत में जब आप उसको सोल्यूशन ऑफर करेंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, वो ज्यादा वर्थ रखता है। हमारे यहाँ एक पंजाबी में वो कुछ लोग कहते हैं, मैं जैसे इसके ऊपर आ जाता हूँ, ठीक है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, कहते हैं कि अगर वो बंदा भूखा ना हो, तो आप उसको खाना दे दो तो वो उसका रिगार्ड नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिकली जो भूख होना है वो जरूरी होती है, ठीक है, जो नीड होना है वो जरूरी होता है। अच्छा, क्वेश्चन है कि जी हाउ डू वी फाइंड नीडी क्लाइंट फॉर ईआरपी। देखें, उसके मल्टीपल वेज है। एक उसका जो वे है, वो क्लाइंट आप तक खुद पहुंचे, ठीक है। क्लाइंट आप तक खुद तब पहुंचेगा जब आपकी मार्केट में अच्छी प्रेजेंस है, ठीक है, आपने प्रॉपर अपनी मार्केटिंग की है, आपने प्रॉपर अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को अपनी यूनिक वैल्यूज बता रहे हैं, मुसलसल मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना किसी की नीड से वो चीज मैच हो जाएगी जो आप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो आपस में मैच हो जाएगी, तो डेफिनेटली वो आपसे राब्ता करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली क्लाइंट आप तक खुद पहुंचे, तो उसके लिए आपकी ऑनलाइन सोशल मीडिया या जो जो भी प्लेटफॉर्म है जहां पे आपके ऑडियंस आते हैं, वहां की आपकी प्रेजेंस जरूरी है। और उसके लिए ये जरूरी है आपको ये पता हो आपका क्लाइंट है कहाँ पे, आपका पोटेंशियल क्लाइंट कहाँ पे है। अब ईआर देखिए, ईआरपी के क्लाइंट्स जो हैं आपके, वो सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होते हैं। मैंने देखा बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, मतलब साउथ इंडिया में मेंबर्स हैं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है, वहां पे अक्सर मैसेजेस आ रहे होते हैं, हमें ये मॉड्यूल चाहिए, ठीक है। मैं आता हूँ सर, वन बाय वन आता हूँ इनके ऊपर, ठीक है। तो अब बहुत सारी क्यूरीज वहां से जनरेट होती हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे अदर एरियाज हैं जहां से फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पे अपनी मुसलसल प्रेजेंस है, और मुसलसल प्रेजेंस में क्या होता है कि एक तरीका ये भी है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड, तो कोई ना कोई आ जाता है जिसकी वो नीड है, ठीक है। और उसको लगता है, वो आपकी प्रोफाइल देखता है, आपकी हिस्ट्री देखता है, आपकी प्रोफाइल से उसको लगता है कि आपके पास उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेता है। तो ये वो डोमेन है जहां पे क्लाइंट बेसिकली सर्च कर रहा है अपनी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। और आप डायरेक्ट क्लाइंट तक पहुंच नहीं पा रहे, मगर आप उसके इर्द गिर्द फिर रहे हैं, ठीक है। और आज देखें देखें सोशल मीडिया को किस चीज ने डिफरेंट किया। अगर कभी आप लोग एंटरप्रेन्योरशिप को डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज रखते होंगे, मगर आप कभी डिटेल में पढ़े ना, तो मैं हैरान होता हूँ यार, ये जो बिजनेस मॉडल बना रहे हैं दुनिया में, जब बने हैं, ये कैसे जबरदस्त है। अब फेसबुक देखो, आपसे डायरेक्ट तो कुछ भी चार्ज नहीं कर रहा, इनडायरेक्ट चार्जेबिलिटी है उसकी, उसका बिजनेस मॉडल इनडायरेक्ट चार्जेबिलिटी का है। उसने क्या सोचा, क्या सोच के वो प्रोडक्ट बनाई कि भाई मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूं जहां पे लोग आपस में इंटरेक्ट करें, और जब लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो दरमियान में अब लोगों ने तो आना है। असल तो चीज है ना कि लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे, जब लोग इकट्ठे होंगे तो वहां पे मैं उनको बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, ठीक है, जिसको हम मार्केटिंग कह सकते हैं, प्रमोशंस कह सकते हैं, ठीक है, ब्रांडिंग कह सकते हैं, मैं बहुत सारी चीजें वहां पे उन लोगों के लिए कर सकता हूँ। तो मेरा जो कोर फोकस है वो ये है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे लोग आए, ठीक है। तो आज अगर हम उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है, हमारी प्रेजेंस नहीं है, तो हमें कौन जानेगा। तो सबसे पहले ये है कि हम अपनी प्रेजेंस बढ़ाएं, ठीक है। हम उस जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, हम वहां पे अपनी प्रेजेंस शो करें कि हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और फिर ये नहीं है कि एक दफा बस बनाया और छोड़ दिया, आपने मुसलसल दिखाना है कि जी मैं हूं, ठीक है।
किसी ना किसी वे में। उसके लिए फिर आपकी प्रोडक्ट के लोगोज और ये वो जो बहुत सारी चीजें आप करते हो, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन ये है कि आप खुद क्लाइंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। जब आपने खुद क्लाइंट फाइंड करने हैं तो डेफिनेटली उसके भी मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है। सबसे जो एक इंपॉर्टेंट मेथड्स है वो बेसिकली वो नेटवर्क मार्केटिंग है, वो नेटवर्क है। अब आपके नेटवर्क से ही बेसिकली आप लोगों की प्रॉब्लम्स तक पहुंच सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप विजिट कर रहे हो लोगों के पास, आप फोन कॉल्स कर रहे हैं, आप उनको ईमेल्स कर रहे हैं, ठीक है। क्या आपकी नीड है? अब मेरे ख्याल में आप में से कुछ मेंबर्स हैं वो शायद मेरी ईमेल मार्केटिंग से हम आप तक पहुंचे। देखिए, आपकी नीड थी, मेरे पास सोल्यूशन था, मैंने आपको बताया कि मेरे पास ये सोल्यूशन है, कि आपको ये रिक्वायर्ड है, आपकी नीड से मैच हुआ तो आपने उसको एक्सेप्ट किया ना, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि जो मल्टीपल मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें ईमेल मार्केटिंग है, बहुत सारे जो इवन के डिजिटल मार्केटिंग जो पेड प्रमोशंस वगैरह होती हैं, वो भी काफी हद तक आपको टारगेटिंग जो है एग्जैक्ट जो जिन लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट, नीड तो हम कह सकते हैं, नीड के साथ इंटरेस्ट भी होती है ना। अब कैसे पता चलता है कि किस शख्स की ईआरपी में इंटरेस्ट है? वो उसको सर्च कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है, तो वो आपको आपस में लिंक कर देते हैं, ठीक है। उसमें आपका जो लिंक्डइन बिजनेस है, ये भी उसी का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरह के जो बहुत सारे बेसिकली मेथड्स हैं वो आप उनके जरिए अपने जो क्लाइंट है वहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अगर आप चाहते हैं कि और इस पे कुछ कहूँ या फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा, मुझे ऐसा, मैंने बिजनेस लिंक्डइन बिजनेस को बहुत ज्यादा यूज नहीं किया, मैंने लिंक्डइन को यूज किया है, मैंने इस पे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि लिंक्डइन के ऊपर ना जेन्युइन कस्टमर मौजूद है, जो सबसे इफेक्टिव है इसका, ठीक है। कंपैरेटिवली जो आपके पास फेसबुक है ना, फेसबुक में आपको कई दफा नहीं पता चलता कि आपके पास जो आने वाले लोग हैं वो कितनी, उनमें जेन्युइननेस कितनी है। मगर कम से कम लिंक्डइन के ऊपर ये आपको श्योरिटी होती है कि आप जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं उस वो 95% वो लोग हैं जो रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिंक्डइन बिजनेस कॉस्टली है, ठीक है, नंबर वन। तो इसलिए इसका ज्यादा यूज नहीं कर पाए, मगर मैंने इस पे प्रमोशंस वगैरह जरूर की हैं, पेड प्रमोशंस की हैं लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन के ऊपर मुझे रिस्पांस कंपैरेटिवली बहुत इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कॉस्टली थी। और जो अगर मैं फेसबुक का एक्सपीरियंस बताऊं तो फेसबुक के ऊपर जेनेरिक रिस्पॉन्सेज बहुत ज्यादा थे, मगर वहां से फिर भी जो लीड्स हैं वो मेच्योर हो जाती है, ठीक है। तो हर टूल का एक अपना एक्सपीरियंस है। इसमें जो मुझे है सबसे पहले है ना, वो ये है कि आपने टूल नहीं देखना, आपने अपना कस्टमर देखना है वो एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। मुझे वो एग्जैक्ट गाड़ी का नाम भूल गया, वो एक बड़ी प्रीमियम व्हीकल है, मुझे शायद रोल्स रॉयस है या कौन सी वाली है। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप लोगों की प्रमोशंस नहीं हम देख रहे उसके ऊपर ना, मसलन वो टीवी एलटीवी वगैरह की जो एड्स होती हैं या सोशल मीडिया के ऊपर हमने आपकी प्रोडक्ट की प्रमोशन नहीं देखी। तो उनका पता क्या आंसर था? उन्होंने कहा कि बेसिकली इन प्लेटफॉर्म्स पे हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो होता भी नहीं है, और जहां पे हमारा टारगेट कस्टमर्स होता है हमें पता है हमने वहां पे अपनी प्रोडक्ट को उन तक कैसे पहुंचाना है। तो सर ये इंपॉर्टेंट होता है, कई दफा ना हम जो रास्ते होते हैं, जो हम रास्ते होते हैं ना, हम उनमें खो जाते हैं, मंजिल से ज्यादा ना हम रास्तों में खो जाते हैं। इस तरह जो टूल्स हैं ये तो वेज हैं। सबसे पहले तो ये जरूरी है कि हम बेसिकली जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं वो कस्टमर है कहाँ पे। वो लिंक्डइन के ऊपर है, वो फेसबुक के ऊपर है, वो व्हाट्सएप के ऊपर है, वो टीवी के ऊपर है। सबसे पहले ये होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ। तो जब हमें पता चल जाता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कहाँ पे है तो फिर वहां तक रीच आसान हो जाती है, ठीक है। अब हो सकता है आपका बहुत सारा कस्टमर जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल ही ना हो। अब देखो हमारे डिफरेंट वेज है, ठीक है, हर एक की अपनी अपनी स्ट्रेटजीज है चीजों को करने की। कई दफा हम क्या करते हैं, हम अपने लिटरेसी प्रोग्राम से एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कौन इंटरेस्टेड लोग हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक लार्ज जो बेसिकली पॉपुलेशन से एक सैंपल निकाल लेते हैं जो इंटरेस्टेड है,
और फिर हम उनको खुसूसी टारगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल वेज है, हर एक की एक अपनी स्ट्रेटजी होती है सर। ठीक है सर, या कोई और क्वेश्चन हो यहाँ पे? जी जैन मुस्तफा, थैंक यू। तो सबसे पहले जो स्टेज है सर, हमें नीड्स के बारे में जब क्लैरिटी होगी, हमारा कस्टमर क्या चाह रहा है, तो हम जब उसको सोल्यूशन ऑफर करेंगे तो डेफिनेटली वो सोल्यूशन को जरूर प्रेफरेंस देगा। ठीक है, तो अगर हमें नीड के बारे में नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं कि जब हम लेके भी जाते हैं ना, तो क्लाइंट को भी नहीं पता होता कि आप क्या दे रहे हो। ठीक है, वो क्या चाह रहा है और आप क्या दे रहे हो। फिर नीड के बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो सिस्टम सिलेक्शन की है। अच्छा, सिस्टम सिलेक्शन, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ है, हालांकि ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। अब हमने जब इस प्रोसेस में थे, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में ईआरपी डिपार्टमेंट लीड कर रहा था, तो उस ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में हमें ईआरपी चाहिए था। तो हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया। ठीक है, हमने उनको सर्च किया कौन कौन से हैं जिनके पास ये सोल्यूशन है। फिर हमने कंपेरेटिव एनालिसिस भी किया कि हमारे कंपटीशन कौन कौन सा सिस्टम चला रहे हैं। ठीक है, फिर वो उस कंपटीशन की बेस के ऊपर और जो बाकी मार्केट में सोल्यूशन से हमने लोगों को कॉल किया कि आप लोग आए, हमें डेमोस्ट्रेशन। तो लोग आते गए, हमें प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करवाते गए। ठीक है, और हमने फिर ये देखा कि बेसिकली इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमारी करंट और फ्यूचर जो नीड्स उसको बहुत हद तक फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जब डेमोस्ट्रेशन करवानी है, तो अगेन ये तो क्लाइंट एंड पे हो गया ना, कि अब हमने क्या किया, हमने अपनी नीड को ब्रॉडकास्ट कर दिया। जब नीड को ब्रॉडकास्ट कर दिया तो जो सुनने वाले बैठे हुए थे, जो रेडी बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ से नीड अराइज हुई, वो आए आके में डेमोस्ट्रेशन करवाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना मैंने काफी सारे जो गैप्स देखे हैं। अगेन जैसे मैंने कहा था ना कि आज का जो सेशन है वो ज्यादा एक्सपीरियंस बेस्ड है, कैंडिडेट सेशन है। तो गैप्स मैंने देखा कि अब एक पर्सन था, वो उसने टाइम हमारे साथ 11 AM का टाई किया। ठीक है, और वो 2 बजे आया जाके। अब इससे आप क्या अंदाजा कर सकते हैं कि भी वो पर्सन आप आपसे टाइम ही नहीं, अच्छा हमने उससे, और फिर कोई ऐसी जेन्युइन इशू नहीं था। मसला क्या था, वो जी मेरी टीम का एक पर्सन जिसने वो डेमोस्ट्रेशन करवाना था, वो अभी आया नहीं था, मैं उसका वेट कर रहा था। ओके, फिर कुछ ऐसे पार्टनर थे जो आए और वो बेसिकली रेडी नहीं थे। ठीक है, उन्होंने कहा अच्छा आपको डेमोस्ट्रेशन चाहिए। कहा, हाँ जी डेमोस्ट्रेशन चाहिए, कितने बजे चाहिए जी, मसलन आप बताएं कब अवेलेबल है। ठीक है जी, ट्यूसडे को 3 बजे आ जाए। ऑल राइट, आप आ जाएंगे 3 बजे। 3 बजे आए, वो बेसिकली हमारी नीड का सोल्यूशन नहीं दे रहे थे, वो अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं पूछा आपको क्या चाहिए, किस तरह का सिस्टम चाहिए, आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं। वो क्या आ रहे थे, वो अपनी प्रोडक्ट बेचने आए थे कि हमारी ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कुछ लोग, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट प्रोडक्ट माफिया, शायद मुझे एग्जैक्ट याद भूल गया मार्केटिंग में। ठीक है, माफिया। तो उसमें क्या होता है कि लोग अपनी प्रोडक्ट के साथ इतना अटैच हो जाती हैं, अब इतना अटैच हो जाती हैं, उनको लगता है कि मेरी प्रोडक्ट ही बेसिकली सब कुछ है। तो ये एक सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि आप अपनी प्रोडक्ट को इतनी ज्यादा वैल्यूएट करें। अब एक इस तरह के डेमोस्ट्रेशन में थे, तो हमारी टीम में एक पर्सन थे, उन्होंने ना वो क्लाइंट की प्रोडक्ट पे थोड़ा सा उन्होंने क्रिटिसिज्म कर दिया। जी जैन, थैंक यू, यू आर हेल्पिंग मी। ठीक है, और मैं फील कर रहा हूँ मेरी मेमोरी शायद थोड़ी आजकल डिस्टर्ब है। तो वो ना, उन्होंने उसके ऊपर कहा कि फॉर एग्जाम्पल आप जिस प्रोडक्ट को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं, मेरे नजदीक ये एक एवरेज सोल्यूशन है। और वो ठीक कह रहा था, जो पर्सन ये कह रहा था कि ये एवरेज सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसने मुख्तलिफ सोल्यूशंस को वैल्यूएट किया हुआ था। मगर कई दफा हम अपनी प्रोडक्ट की प्यार में इतना गुम जाते हैं कि हमें लगता है कि इससे बढ़ के दुनिया में कुछ है ही नहीं। तो लिटरली वो जो डेमोस्ट्रेशन करवा रहा था वो रोने लग गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहता है ये प्रोडक्ट मेरे बच्चे की तरह है, पिछले 5 सालों से इस पे मैं दिन रात निकाल रहा हूँ, आप कह रहे हो ये एवरेज प्रोडक्ट है। तो उस वक्त हमने उसको चुप चुप कराया, हमने कहा अच्छा इट्स ओके इट्स ओके, और उसको वापस भेज दिया। क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा जब हम कहेंगे इसमें कुछ चेंजेस करनी है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो दूसरा एक चैलेंज है। तो तीसरा जो चैलेंज है ना डेमोस्ट्रेशन में, डेमोस्ट्रेशन में नॉर्मली जो इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स होते हैं,
वो कुछ जो मिस्टेक एक करते हैं वो ये है कि सामने जो बेसिकली टीम बैठी है वो कौन सी है उसको रिव्यू नहीं करते, वो टीम को नहीं देखते, वो अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन। देखो हमें अपने ऑडियंस की बेस के ऊपर अपना जो डेमोस्ट्रेशन है वो अलाइन करना होता है उनके साथ, ठीक है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, अब सामने अगर ऑनर्स बैठे हुए हैं तो आपका डेमोस्ट्रेशन का स्टाइल डिफरेंट होगा। अगर सामने मैनेजर्स बैठे हुए हैं तो आपका डेमोस्ट्रेशन का स्टाइल डिफरेंट होगा। क्या ये मैं ठीक कह रहा हूं? आपने मुझे वेट करना है इसके ऊपर। देखिए दोनों की अप्रोच डिफरेंट है। जो ऑनर्स होते हैं ना उनको मैक्सिमम कंट्रोल चाहिए होता है, ठीक है। उनका ज्यादा जो फोकस होता है ना वो कंट्रोल ओरिएंटेड होता है, ये सिस्टम कैसे कैसे कंट्रोल करेगा चीजों को, प्रोसेस को, रिपोर्टिंग को, मेरे पास इमीडिएट कैसे पहुंचेगी। जो मैनेजर्स का होता है वो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस होता है, ठीक है। आल्दो कि टॉप मैनेजमेंट भी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस चाह रही होती है, मगर हमें अपनी डेमोस्ट्रेशन को उसके मुताबिक मोल्ड करना होता है। अब एक ऐसी डेमोस्ट्रेशन में वहां पे मैनेजर्स बैठे हुए थे, डेमो कराने वाला वो पर्सन आया और आके वो बार बार कह रहा हो, ठीक है, मैनेजर्स को, उसने ये भी नहीं देखा यहाँ पे ऑनर भी बैठा हुआ है कि नहीं, वो मैनेजर को कह रहा है कि इससे आपके पास कंट्रोल आ जाएगा, आप अपने लोगों को कंट्रोल कर लेंगे, आप ये देखेंगे वो टाइम पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो लोगों ने उधर ही माइंडसेट बना लिया अब इसको नहीं लेके आना, ये तो हमारे ऊपर ही कंट्रोल लगा रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली टीम्स बना देती है ना, स्टेयरिंग कमेटीज बना देती हैं कि जी ईआरपी आप सिलेक्ट करें, वो एम्प्लॉइज होते हैं, वो अपने मफाद को तो कहीं ना कहीं वो मद्देनजर रखते हैं ना। इसलिए नॉर्मली ये भी एक चैलेंज होता है। तो जो ईआरपी का जो डेमोस्ट्रेशन होता है ये बड़े कंप्रीहेंसिव डेमोस्ट्रेशन होते हैं। एक और जो मिस्टेक है वो नॉर्मली वो क्या होती है कि जब आपने प्रिपरेशन ना की हो। अब हमारे पास जैसे मैंने बताया कि वो क्लाइंट है, हम क्लाइंट से सबसे पहले नीड एनालिसिस करेंगे, फिर हम उसके लिए डेमो सर्वर रेडी करेंगे, फिर हम उस डेमो सर्वर में उससे रिलेटेड कुछ डाटा डालेंगे, प्रोडक्ट ऐसे खोलेंगे जो उससे रेलिवेंट हो, कुछ फ्लोज है हम उसको पहले टेस्ट कर लेंगे ताकि जब वो हम उसको डेमोस्ट्रेशन कराएं तो हमारा सिस्टम काम कर रहा हो, ठीक है। मैं अपने करियर के इनिशियल टाइम में अभी मुझे ईआरपी की फील्ड में आए चंद मंथ हुए थे, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अटैच था, तो वो ना मुझे सीईओ ने कहा कि एक जगह डेमोस्ट्रेशन के लिए जाना है, आपने मेरे साथ चलना है। तो एक टेक्सटाइल यूनिट था, हम दोनों चले गए डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो सीईओ खुद थे डेमो करवाने के लिए। तो अब ना जब उन्होंने जाके वहां पे अपना सिस्टम वगैरह कनेक्ट किया, डेमोस्ट्रेशन स्टार्ट किया, तो उनका वो सिस्टम वर्क ही ना कर रहा हो। अब वो ना बार बार एक्सक्यूज कर रहे हो, जो सामने टीम बैठी हुई थी, कि एक्चुअली वो बस मैं कर नहीं पाया, मैं आ नहीं पाया, वो टीम ने इसको रेडी नहीं किया, मैंने उन्हें कहा भी था लैपटॉप पे मुझे सारी इंस्टॉलेशन और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कर दें, तो ये वो, ठीक है। अब देखो उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि वहां पे ना, चलिए मैं आपको ये वाकया सुना देता हूँ कि कई दफा ना सिचुएशंस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। लक, हम नॉर्मली कहते हैं ना कि लक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मगर लक से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट आपकी जो उससे पहले प्री एफर्ट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। लक ये नहीं होती कि आपको रास्ते में जाते कुछ मिल गया आप लकी हैं। लक का मतलब ये होता है कि आप रास्ते में खड़े एफर्ट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, ठीक है। कब उस एफर्ट का रिजल्ट यकदम आपके साथ बड़ी सामने बड़ी आसानी से निकल के आ जाए तो वो बेसिकली लक कहलाता है। मैं शुरू से ही पैशनेट था, मैं अपने एजुकेशन में ही मैंने सिलेक्ट कर लिया था कि मुझे ईआरपी की फील्ड में जाना है, ठीक है। तो मैंने जब सॉफ्टवेयर हाउस को ज्वाइन किया तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं मैक्सिमम लर्न करूं। तो मैं ना अपना कोई टाइम फ्री नहीं रहने देता था। मेरे पास कोई टाइम है, मतलब किसी सीनियर के पास चला गया, मुझे ये एरिया सिखा दो, दूसरे के पास गया ये सिखा दो, तीसरे के पास गया इंस्टॉलेशन बता दो, ये कॉन्फ़िगरेशन बता दो, ये मॉड्यूल बता दो, सारा दिन चलते फिरते रहना किसी ना किसी के पास, छुट्टी के वाले दिन भी। और जो ऑफ टाइम में बैठ के वहां पे भी मैंने प्रैक्टिस करनी, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मली जो वहां पे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोगों का टाइम था ना लर्निंग का, वो 1 ईयर प्लस था, कि 1 साल में उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाती है। मगर मैंने ये चीजें अल्हम्दुलिल्लाह 2 2 ढाई 3 माह में मैंने बहुत हद तक उसके ऊपर कमांड कर ली। मैं ये नहीं कहता मैं एक्सपर्ट हो गया, मगर मैंने ग्रैस्प कर ली। तो वो उस दिन सीईओ को कुछ जरूरत थी नहीं, ठीक है, उसने कहा चलो मैं एक साथ असिस्टेंट ले जाता हूँ, मैं अभी वहां पे फ्रेश था, मुझे कहता आजे चलते हैं, हम दोनों चलते हैं। मैं चला गया।
अब जब उसका सिस्टम कनेक्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तब क्लाउड ज्यादा पॉपुलर नहीं थे अभी, तो वो अपने लैपटॉप में सारी इंस्टॉलेशन की हुई थी। तो उसको ना बेसिकली खुद भी वो कॉन्फ़िगरेशंस, अब अच्छा होगा उसने की नहीं थी, तो वो उससे हो नहीं रही थी। तो मैंने कहा सर क्या मैं कर दूं कॉन्फ़िगरेशन? मुझे ऐसा से कहता कर लोगे? मैंने कहा दें, अभी कर देता हूँ। वो मैंने 5 से 7 मिनट में वो सिस्टम रेडी कर दिया। अच्छा जी, अब सिस्टम लॉन्च हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, कोई मेरा ख्याल है अभी हमने 30% किया होगा, तो उसमें आगे क्या हो गया, कुछ फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स की अपडेशन वो नहीं हुई थी, कॉन्फ़िगरेशन वो नहीं हुई थी। सिस्टम फिर उधर हैंग हो गया। कहता अब क्या करें? तो मैंने कहा कि आप जरा ना इनको एंगेज करें कोई फैक्ट्री विजिट वगैरह में, मुझे आधे घंटे का टाइम निकाल दें, मैं इसमें ये सेटिंग्स भी करता। कहते ये तो ज्यादा मुश्किल है, तुम्हें आती है? मैंने कहा आप जाएं। ठीक है, ले जी, वो आधे घंटे में मैंने वो बैकएंड पे फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, कॉन्फ़िगरेशंस, ये वो, और जब वो ये सारी सारी चीजें कर दी ना, तो वो वापस आए, डेमोन्स्ट्रेशन हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया। बहरहाल जैसा एक्सपीरियंस था, फिर भी निश्चित उसके बहुत बेटर हो गया। अब उस सेशन के एंड के ऊपर ना, उस कंपनी में जो हेड थे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के, वो मुझे कहते हैं कि आप हमारे पास जॉब करना चाहोगे? मैंने कहा नहीं यार, मैं तो अभी बेसिकली अपनी उस फील्ड में हूँ जो मुझे पसंद है। तो बहरहाल निकल आए वापस। वापसी पे जब आए ना, तो ऑफिस आए, तो सीईओ ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया। कहते यार देखो, मेरी जो है ना इज्जत बची है। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पेक्ट है वो मेंटेन हुई है। मैं पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ। अब मेरे बगैर के मेरी प्रमोशन होगी, मेरे बगैर के मेरी जो सैलरी है वो डबल हो गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि उसके बैकएंड पे कई दफा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है, हमें टाइम देना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है। तो ये बहरहाल एक स्टोरी थी जो मुझे भी दरमियान में बातों के काफी अरसे बाद याद आई, तो मैंने आपसे शेयर की। मगर जो इंपॉर्टेंट होता है वो ये कि आपकी रेडीनेस मैटर करती है। अगर आप रेडी नहीं है, आप एक क्लाइंट जो आपका पोटेंशियल क्लाइंट है, आप उसके लिए सिस्टम रेडी या सर्वर रेडी नहीं कर सकते, तो मुझे बताएं कि जब आपको वो एक्चुअली प्रोजेक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो आपको पोटेंशियल एक है ना, कि चांस है कि आपको एक प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है, जब आपको एक्चुअली मिल जाएगा तो आप तब उस क्लाइंट को कैसे डील करोगे? तो ऐसी बहुत सारी असेसमेंट हम इसी स्टेज में कर लेते हैं। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन में इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है कि हम अपने क्लाइंट के लिए उसकी नीड के मुताबिक सोल्यूशन लेके जाएं, हम प्रिपेयर्ड हों, हम उसकी नीड को जानते हों, और अब हमने सोल्यूशन को उसकी नीड के मुताबिक एडजस्ट कर दें, टेलर मेड कर दें। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल में देखो, जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, उनको ट्रैकिंग चाहिए होती है प्रोडक्ट की। ठीक है, थोड़ी सी इंडस्ट्री सर्च कर ली, इंडस्ट्री के कोर एरिया सर्च कर लिए, कोई रेफरेंस है उस इंडस्ट्री में अगर आपके लिए नहीं है, तो उससे पूछ लिया यार यहाँ पे कोर एरिया क्या है। उनको वहां पे लॉट की मैनेजमेंट चाहिए होती है। ठीक है, लॉट कंट्रोल चाहिए होता है, पूरी की पूरी जो मटेरियल की इनपुट्स आउटपुट्स हर जगह पे ट्रैकिंग रिक्वायर्ड होती है। तो ये चीजें जब आपको पहले से पता है, और आपने अपने सिस्टम में ये चीजें अगर अवेलेबल है, तो डेफिनेटली आप उसको बार बार प्रोजेक्ट करते हो, देखो आप इसमें ये ऑप्शन है, वो फीचर है आपके एरिया के मुताबिक, तो ये सोल्यूशन तो आपके पास अवेलेबल है। तो डेफिनेटली ये चीज आपको क्या करती है, जो आपका क्लाइंट होता है उसकी नजरों में जो बाकी कंपटीशन से सर पास कर देती है। ठीक है, ये कम से कम आपको स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड कर देती है। ठीक है, तो ये अब आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप उस प्रोजेक्ट को कैसे डील और लीड कर रहे हैं। यहाँ तक को क्वेश्चन हो? और नॉर्मली सिस्टम सिलेक्शन में अगर आज के दौर की बात करूं, आप अगर क्लाइंट एंड पे बैठे हुए हैं, तो कोशिश करें कि ऐसा सिस्टम लेके आए जो मैक्सिमम आपकी नीड से मैच करता हो। आज का दौर बहुत फास्ट है। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत तेज है। अब कैसे पॉसिबल है कि आप कहें जी ये एक मॉड्यूल है, 3 महीने मॉड्यूल बनेगा, 6 महीने मॉड्यूल बनेगा? बिलीव करें, बिजनेसेस का तो पता ही नहीं है वो 6 महीने, साल, 2 साल में होना है या नहीं होना। एक दौर होता था लोग वेट कर लेते थे। मैंने शायद आपको पहले भी बताया था कि मेरा रूममेट था, वो एक फैसलाबाद की टेक्सटाइल में, वो एक बड़े ग्रुप की तरफ से ईआरपी के प्रोजेक्ट टीम का पार्ट था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था वो भी। वो कह रहा है 2 साल से हम उनका सिस्टम स्टडी किए जा रहे हैं, हम उनकी बिजनेस प्रोसेस की स्टडीज कर रहे हैं जी, एज इज बन रहे हैं अभी। फिर इनके बाद इसके टू भी एज इज रिव्यू होंगे, अभी टू भी बनेंगे 2 सालों से। अच्छा, वो कंपनी में उन्होंने उनको रहायश दी हुई थी, उनका खाना पीना आना जाना सारा खर्चा वो उसको दे रही थी। और मैं हैरान हो रहा था यार, 2 साल में सिर्फ आप अभी उसका बिजनेस प्रोसेस स्टडी किए जा रहे हो, तो प्रोसेस ही बड़ा स्लो है। ठीक है, मगर आज का दौर ऐसा नहीं है। आज अगर आपने ईआरपी सिलेक्ट करना है, तो मैक्सिमम कोशिश करें ऐसा ईआरपी जो आपकी नीड को मैक्सिमम हद तक फुलफिल करता हो।
क्यों? क्योंकि चीजें जो है ना वो डेवलपमेंट एक चैलेंज है। देखो ओडो, ओडो पे क्यों आए? मैं अगर आपको, क्योंकि मैंने भी जब ये क्राइटेरिया कि मुझे किस, क्योंकि मैंने, मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट्स पे है। हम टेलर के मुताबिक जो कस्टमर नीड होती थी उसके मुताबिक प्रोडक्ट बना के देते थे उनको, ठीक है। तो हमें ओडो पे क्यों शिफ्ट हुए? उसके कुछ रीजंस है। नंबर वन, ओडो का स्कोप बहुत वास्ट है। आप देखें इसकी 40 प्लस जो है वो अब रेडीमेड एप्स है। क्लाइंट आपको कहता है यार मुझे ई कॉमर्स करना है, आजकल नीड है, आप ई कॉमर्स कर दो, आपको एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन करनी नहीं पड़ेगी। कस्टमर कहता है मुझे पॉइंट ऑफ सेल भी चाहिए, आप उसे कहो यार ये पॉइंट ऑफ सेल भी इसका चला लो, रेडी पड़ा हुआ है। कस्टमर कहता है मुझे फ्लीट मैनेजमेंट करनी, वो इसमें है। वो कहता है मैंने ईमेल मार्केटिंग, वो आप कहते हो इससे करो, ठीक है। वेबसाइट आप कहते हैं इससे लिंक करो, रिक्रूटमेंट है, प्रोफार्म मॉड्यूल इसमें मौजूद है। और फिर ये नहीं चीजें रुक गई हैं, वो ऐड किए जा रहे हैं, चीजें इसमें ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। यानी इसको फर्दर इनरिच किए जा रहे हैं। तो नंबर वन जो हमें इसमें अपील नजर आई वो ये थी कि ओडो का जो एक स्कोप है वो बड़ा वास्ट है। अच्छा, नंबर सेकंड, ओपन सोर्स है। वो आपको अलाउ करता है, आपको जहां पे आपकी नीड डिफरेंट है उसके मुताबिक आप उसको सेटल कर लें, अपनी नीड के मुताबिक आप उसको कस्टमाइज कर लें, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ये भी चैलेंज होता है ना जी, मैं एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन नहीं चला सकता। तो ये भी हमारे लिए अपीलिंग था कि अगर हमको ऐसी प्रोडक्ट लेके आए जिसको हम कस्टमर की नीड के मुताबिक कर दें तो दैट्स फाइन, बनी बनाई तो है ना। हमने सिर्फ क्या करना है, उसकी नीड के मुताबिक मैच करना है। ये सेकंड क्राइटेरिया था जिसके ऊपर हमने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। तीसरा जो क्राइटेरिया था वो इसका स्टूडियो था, ठीक है, ओडो स्टूडियो। अच्छा अब देखो स्टूडियो में क्या है कि हमें ना, नॉर्मली इससे पहले जो सिस्टम्स होते हैं हम हर काम के लिए डेवलपर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। एक रिपोर्ट का फॉर्मेट भी चेंज करवाना होता था ना, कॉलम आगे पीछे करवाना है तो वो भी हम डेवलपर से करवाना है। टाइटल चेंज करवाना है डेवलपर से करवाना है। नई फील्ड लगवानी है जी डेवलपर लगाएगा। अब देखो वो डेवलपर आपने प्रोसेस से निकालना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना है तो आपने कुछ स्टेप्स ड्रा करने हैं। ओडो स्टूडियो ने क्या किया है कि बेसिकली उसने आपके इस रोल को इनरिच कर दिया है, ठीक है। आपने, आप में से किसी ने ओडो स्टूडियो यूज किया है? अच्छा, आप लोगों ने अपना टेस्ट सर्वर बनाया हुआ है ना? टेस्ट सर्वर में अगर आपने ओडो की ऐप इंस्टॉल की हुई है तो सॉरी, ओडो स्टूडियो की एप्स में से अगर ऐप इंस्टॉल की हुई है ना, यहाँ पे आप एप्स में जाएंगे तो आप सर्च करेंगे यहाँ पे स्टूडियो लिख के, ठीक है। ये मेरे पास इंस्टॉल्ड है, अगर इंस्टॉल ना होती तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आ जाता है, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल की हुई है तो आपके पास यहाँ पे ये साइन आ जाता है, ठीक है, स्टूडियो का। आपने जिस जगह पे जाके कुछ चेंजेस करनी है, ठीक है। मैं अगर यहाँ से कुछ फॉर्म सिलेक्ट करूँ, कौन से वाला करूँ? चलिए फर्ज कर लेते हैं हम फ्लीट के मॉड्यूल में, ठीक है। और फ्लीट में ये व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन में मैं यहाँ पे एक फील्ड और ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। मसलन जी मेरे पास ये फॉर्म है, इस फॉर्म में मैं एक फील्ड और ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके ये स्टूडियो के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। तो देखिए इसने, जब मैंने स्टूडियो के ऊपर क्लिक किया तो उसने लेआउट चेंज कर दिया। अब क्या किया उसने, जो अवेलेबल फील्ड्स हैं इसमें, जो पॉसिबल फील्ड्स हो सकती है ना, आपने टेक्स्ट लगानी है, मल्टी लाइन टेक्स्ट लगाना है, इंटेगर, जो भी डेसिमल, एचटीएमएल, मॉनिटरी, जिस तरह की भी फील्ड लगानी है वो कहता है यहाँ से सिलेक्ट करो, ठीक है। कुछ टैग लगाना है, आपने कुछ भी लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं एक सादा सी फील्ड लगाता हूँ, थोड़ा सा नीचे करके, वहां से ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, जो फील्ड है वो यहाँ पे ये वाली फील्ड उसने ऐड कर दी। अच्छा, अब इसका टाइटल देना है मैंने, सिटी, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ पे आपको टूल किट वो कहता देना चाहते हो, टूल टिप, कि जब वो इसको सिलेक्ट करे
उसको कुछ टिप शिप मिले, ठीक है, आ गई ना वो वाली फील्ड, ठीक है, हेल्प टिप आप देना चाहते हैं, रेफरेंस या फोन है या इमेज है, ईमेल, आप यहाँ पे कुछ खास अगर कुछ डाटा लेना चाहते हैं तो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, डिफॉल्ट वैल्यू इसमें क्या नजर आए, लिमिट विजिबिलिटी टू खास किसी खास ग्रुप से आपने डाटा लेना है, ठीक है। सिंपली स्पीकिंग का भी एक फील्ड है, इससे पहले ये क्या करता था, ये सिर्फ डेवलपर लगा सकता था। मुझे लगता है इस फॉर्म के ऊपर मुझे कुछ और डाटा चाहिए, मैं जिस तरह का डाटा चाहे मैं कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। ये देखिए नीचे एक फील्ड लगी सिटी की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिटी का जो नेम है वो दे सकता हूँ, जो अपनी मर्जी का देना चाहूँ। अब यही चीजें इससे पहले सिर्फ डेवलपर कर सकता था, या फिर क्या था, फंक्शनल कंसल्टेंट्स जो थे उनको सीखना पड़ता था टेक्निकल नॉलेज भी, कि अगर हमने क्विक होना है तो मोस्टली फिर वो ये दोनों रोल प्ले करते थे। मगर आज देखिए चीजें कितनी आसान हो गई हैं। आपका कस्टमर कहता है मोस्टली उसकी जो चेंजेस होती हैं वो इस तरह की होती हैं, यार ये टाइटल ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, ये मुझे यहाँ पे अगर फील्ड एक एक्स्ट्रा मिल जाए, ये डाटा मैं एक्स्ट्रा लेना चाह रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट को हमने डेमोस्ट्रेशन के लिए गया इसी मॉड्यूल की, तो मुझे अब वो याद भूल गया कि किस फॉर्म के ऊपर, मैं देख लूं, ये वाला फॉर्म था शायद। अच्छा, इसके ऊपर ना ये फील्ड नोट्स की फील्ड नहीं थी। अब ये है कि गाड़ी कहाँ कहाँ गई, तो ये तो कर दिया आपने, इसमें ये दोनों फील्ड मिस थी, ठीक है। अच्छा, अब क्लाइंट ने कहा कि यार इसमें तो ये डाटा ही नहीं है, ये तो है कि गाड़ी कब गई, किस तरह गई और इसकी रीडिंग क्या थी, वो तो आ गई है, मगर वो उसका जो था वो शहर से बाहर था या अंदर था विजिट, और उसकी डिटेल। तो हमने कहा यार ये क्या काम है, उसी वक्त स्टूडियो पे गए, स्टूडियो से दोनों फील्ड, मेरा ख्याल है 1 से 2 मिनट में हमने ऐड करके हमने कहा अब देखो आप बताओ क्या चाहिए। तो वो हैरान हो गया, कहता यार इतनी जल्दी, हमने कहा हाँ इसमें क्या है, हमने आपसे छुपाना थोड़ा, जो हम आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन फौरी दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये सीखना भी आसान है, कोई इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप है, इसमें है क्या। तो जो मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो इंटरेस्ट इस टूल में ज्यादा बढ़ी, उसका एक जो दूसरा रीजन था वो ये था, ओडो स्टूडियो, ठीक है। क्यों, क्योंकि डेवलपर्स बहुत अच्छे हैं, हम उस पे हरगिज ये नहीं कहते कि वो खूब चैलेंज है, हुसैन वली आप शायद डेवलपर हैं, ऐसे ही है, पता चले आप नाराज हो गए हमसे। तो नॉर्मली होता क्या है कि जो चैलेंज होता है ना हमारे पास, चैलेंज ये होता है कि हमारे जितने स्टेप्स होते हैं प्रोसेस के, वो आपके प्रोसेस को उतना ही ज्यादा ड्रैग करते हैं, ठीक है, प्रोलॉन्ग कर देते हैं। अगर आपने एफिशिएंट होना है तो आपने स्टेप्स को लिमिटेड करना है। तो हमने भी यहाँ पे जो बेसिकली कोशिश की, हमने उन स्टेप्स को लिमिटेड किया। तो स्टूडियो जो है ना वो एक ये बहुत जबरदस्त टूल है, ठीक है, क्योंकि ओडो स्टूडियो एम्पावर करता है ईआरपी के फंक्शनल कंसल्टेंट्स को। और फंक्शन कंसल्टेंट्स देखिए, नॉर्मली जब भी हमने किसी भी प्रोसेस को एफिशिएंट करना है तो हमने ये देखना है कि उसमें एक होता है कि हम उसका डिजाइन रिव्यू करें, ठीक है। अब डिजाइन में डिजाइन रिव्यू, जैसे हमने जो ईआरपी के प्रोसेस स्टडीज में भी हमने जब उसका एजिस बनाया तो उसका डिजाइन रिव्यू था ना, और प्रपोज में हमने उसका डिजाइन इंप्रूव किया जब हमने उसका वो प्रपोज किया प्रोसेस फ्लो चार्ट में। तो इसी तरह जो ईआरपी का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसमें फंक्शन कंसल्टेंट स्टडी करता है, रिक्वायरमेंट कलेक्ट करता है, फिर वो वेरिफिकेशन वगैरह करवा के ये सारी की सारी चीजें दे देता है उनको, डेवलपर्स को, फिर डेवलपर डेवलप करता है, उसके बाद उसको वापस भेजता है। तो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस है। अब व्हाट इफ कि अगर जो डेवलपमेंट है वो भी फंक्शन कंसल्टेंट के पास हो, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है। नंबर वन, जो शख्स इनिशियल स्टडीज कर रहा है वही शख्स जब सोल्यूशन देता है वो ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन दे देता है, क्योंकि जब हम चीजें ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग के गैप्स आ जाते हैं, ठीक है। आप ट्रांसलेट ए कर रहे हैं, समझने वाला शायद डबल ए समझ रहा है, ठीक है, जब वो डिफरेंटली अंडरस्टैंड कर रहा है उसको, तो उससे आपको रीवर्क करना पड़ता है, और कई दफा जो क्लाइंट का एक्सपीरियंस है उससे वो भी अफेक्ट होता है। तो स्टूडियो एक बहुत जबरदस्त फीचर है ओडो की, आप इससे रिपोर्ट्स बना सकते हैं, इवन कि आप इससे जो फॉर्म्स हैं, इनपुट्स फॉर्म, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि आप इससे मॉड्यूल्स बना सकते हैं, ठीक है। और हर जो चीज आज जिस लेवल के ऊपर है ये बेहतर से बेहतर होती जा रही है, हर नए आने वाले वर्जन में इसका अपग्रेड आ रही है।
तो इसका मतलब यही है कि जो फ्यूचर है ईआरपी का बेसिकली वो फंक्शन कंसल्टेंट्स है। फंक्शन कंसल्टेंट हर तरह की जो सोल्यूशन है वो अपने क्लाइंट के लिए दे रहा होगा। तो जो हमने यहाँ पे डिस्कशंस की थी कि जिन बेसिस के ऊपर हमने ओडो को सिलेक्ट किया, उसमें एक जो था इसका वो स्कोप, ठीक है, कि ये एक बहुत वास्ट स्कोप रखता है। नंबर सेकंड, इसमें क्या है कि ये ओपन सोर्स है, ठीक है। और नंबर थर्ड कि इसमें ओडो स्टूडियो है, ठीक है। अब मैं नंबर फोर्थ के ऊपर आता हूँ। नंबर फोर्थ पे ओडो का ऐप स्टोर। अच्छा, अब जो ओडो का स्टूडियो है ना, इसका मेजर जो कोर एरिया है वो कस्टमाइजेशन है। कस्टमाइजेशन से मुराद ये होता है कि आपने चीज को पर्सनलाइज किया। जैसे मैंने एक फील्ड ऐड करनी थी, मैंने कर ली। मैंने कुछ चेंजेस अपने अपने मुताबिक करनी थी, वो कर ली। एक होता है कि आपने स्क्रैच से कुछ चीज डिफरेंटली बिल्ड करनी है, न्यू बिल्ड करनी है, या बहुत मेजर चेंजेस है। तो ऐसी सूरत में ऑटो भी कहता है आप डेवलपमेंट्स को यूज करें, फिर आप स्टूडियो को यूज ना करें फिलहाल, मगर फ्यूचर में वो इनको भी इनकारपोरेट कर रहा है यहाँ पे। अब अच्छा, एक ये है कि मुझे एक ऐप चाहिए, मैं उसको स्क्रैच से लेके आऊं। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं स्क्रैच से काम क्यों करूं, क्यों ना जो ऑलरेडी एक वर्क हुआ हुआ है मैं उसको बेस क्यों ना करूं। मैं मिसाल देता हूं ऑटो फ्लीट में। ऑटो फ्लीट में मुझे कंप्रीहेंसिव सोल्यूशन नहीं मिला, उसका एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस का और एक फ्यूल मैनेजमेंट का। मतलब एक फ्लीट का मॉड्यूल मैं कहीं देना चाहता हूं, तो वो लोग तो ये भी चाह रहे हैं कि गाड़ी पे कब कब रिपेयर मेंटेनेंस हुई, इसकी फ्यूलिंग कब कब हुई, और उसकी क्या एवरेज कंजम्पशन रही। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं। तो ये सारी सारी चीजें इसका पार्ट थी, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ओडो का जो ऐप स्टोर है, ठीक है, मैं वहां पे गया, वहां पे मैंने देखा क्या फ्लीट से रिलेटेड कौन कौन से सोल्यूशन अवेलेबल है। तो जब मैंने वहां पे सर्च किया, मुझे वहां पे फ्यूल मैनेजमेंट की बड़ी कंप्रीहेंसिव ऐप मिल गई। और वो अलहदा सी ऐप नहीं है। जब मैंने उस ऐप को इंस्टॉल किया ना, तो बेसिकली उसने कुछ ये नहीं है कि डिफरेंट एक मॉड्यूल ऐड कर दिया, उसने इसी मॉड्यूल में अपग्रेडेशन कर दी। अपग्रेडेशन से मुराद है जो रिक्वायर्ड फील्ड थी उसने वो मुझे ऐड करके दे दी, ठीक है। यहाँ पे आप फ्यूल लगाए, टैंक क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, मतलब व्हीकल के फॉर्म पे उसने उसका टैंक की एक टैब ऐड कर दी, ठीक है। एंट्री उसने मुझे एक अलग जगह पे दे दी कि आप इस पे इसकी फ्यूलिंग की डिटेल ले सकते हो, रिपोर्टिंग उसने ऐड कर दी। तो ऐसे उसने बहुत सारे फीचर्स ऐड कर दिए सेम रिपेयर एंड मेंटेनेंस के साथ। अच्छा, अब वो ऐप जो फ्यूल वाली ऐप है वो $25 की विद सोर्स अवेलेबल थी। अब मुझे बताएं कि एक सोल्यूशन मुझे 5 मिनट्स में मिल सकता है, मैं अगर एक डेवलपर को एंगेज करता, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगता है उसके ऊपर ये गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया कि बेसिकली हमारी जिंदगी को आसान कर दिया, चीजों को ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। तो अब हमें जब भी कोई जरूरत होती है किसी भी क्लाइंट के लिए, हमें अगर कोई, तो हम स्क्रैच से काम नहीं करते, हम मोस्ट जो उसकी नीड के मुताबिक रेडी सोल्यूशन अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन अवेलेबल है, हम वो देखते हैं, ठीक है। क्लाइंट को रिव्यू करवाते हैं, हम उसका डेमो लिंक उनसे ले लेते हैं, क्लाइंट को रिव्यू करवाते हैं। क्लाइंट जब उसको रिव्यू कर लेता है, फिर हम उसे कहते हैं जी आप बताएं चाहिए वो चाहते, तो हम उसी से पैसे दिलवाते हैं उसको, ठीक है। तो वो खरीद के उसको लगा देते हैं। उसके बाद जो बाकी पार्ट रह जाता है वो हम डेवलपर से या कस्टमाइजेशन से कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो नेक्स्ट फीचर जिसको हम समझते हैं कि वो बहुत ही इफेक्टिव है, वो इसका ऐप स्टोर है, जहां पे 40,000 प्लस एप्स अवेलेबल है। और बहुत सारी कंपनीज ये काम करती हैं, उनका जो प्रोफेशनल है कि वो एप्स बना बना के ओडो के लिए अवेलेबल कर रही हैं, ठीक है, वो एप्स को सेल कर रही हैं, और इंडियंस इसमें बहुत आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा जो इसका मैं बहुत सारे फीचर्स हैं, मगर मैं जो यहाँ पे लास्ट और मेन फीचर कहूंगा वो इसकी प्राइसिंग। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ओडो की जो सबसे इफेक्टिव है वो इसकी प्राइसिंग कंपेटिटिव है, ठीक है। इतनी कंपेटिटिव प्राइसिंग में आपको पूरा ईआरपी कहीं से नहीं मिलता, और फिर वो आपको साथ होस्टिंग भी दे रहा है, हर चीज वो आपको साथ दे रहा है, ठीक है। मतलब आप एक यूजर ले, उसके साथ आपको हर मॉड्यूल अवेलेबल है। अब मैं सिर्फ आपको ईमेल मार्केटिंग की मिसाल देता हूँ। ईमेल मार्केटिंग मैं जब सर्च करने गया, मुझे ईमेल मार्केटिंग रिक्वायर्ड थी, तो मुझे जो भी सोल्यूशन मिल रहा था वो तकरीबन पर मंथ मुझसे, या वो $8 $10 वो चार्ज कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि मुझे अगर ये फीचर ओडो में मिल जाए, सर्च की तो ओडो में बाय डिफॉल्ट है मौजूद है, ठीक है। और ओडो आपको ऑप्शन देता है कि आप 200 ईमेल्स पर डे सेंड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फॉर एग्जाम्पल इसका अगर आप पर मंथ भी लेते हो $10 पर मंथ में, अब मुझे सिर्फ ईमेल का सोल्यूशन नहीं मिला,
मुझे उसमें पूरा ईआरपी मिला, मेरी वेबसाइट, मेरे इवेंट्स मैनेजमेंट, मेरी यानी अकाउंटिंग, हर ऑपरेशन की जो मैनेजमेंट है वो अब यहाँ से हो रही है। ठीक है, तो ये इसकी प्राइसिंग है जो इसको कंपेटिटिव बनाती है। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी बेस के ऊपर जो सोल्यूशन है वो होते हैं। तो हर एक पर्सन का एक सोल्यूशन को अवेलुएट करने का क्राइटेरिया अपना है। ठीक है, उसकी सिस्टम की सिलेक्शन का क्राइटेरिया अपना है। आपका काम है उसको अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ डेमोन्स्ट्रेशन करवाना। आगे प्रोजेक्ट होता है नहीं होता इसमें परेशान भी नहीं होना। मतलब हमारे पास एक सऊदीया का प्रोजेक्ट है, जो कुछ माह पहले की बात है, उन्होंने हमें अप्रोच किया, उन्होंने कहा जी हमें सोल्यूशन चाहिए। सऊदीया की वो एक बड़ी कंपनी थी। तो हमने उनको इनिशियल उनके साथ सेशन किया। जब पहले सेशन में हमने उनसे रिक्वायरमेंट्स की गैदरिंग की, तो उनको सेशन इतना पसंद आया, उन्होंने हम अपना हर डाटा हमें दे दिया, एसओपीज, प्रोसेस, हर चीज उन्होंने अपनी दे दी। हमें भी कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, हमने फिर उनको प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करवाया। हमारा वो जो प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन था वो शाम 5 बजे शुरू हुआ और रात 2 बजे खत्म हुआ। और फिर भी मुकम्मल नहीं हुआ, इतना डिटेल डेमोस्ट्रेशन था जिसमें कंपनी के सीईओ से लेके लोअर लेवल तक हर पर्सन मौजूद था। फिर जो रिमेनिंग पार्ट था उन्होंने कहा जी वो हम नेक्स्ट वीक को करेंगे। नेक्स्ट वीक में फिर तकरीबन वो 6 से 7 8 घंटों का वो सेशन भी था। फिर उन्होंने हमारे साथ प्राइसिंग की बात की, उन्होंने हर जो डिस्कशन थी वो इस डेमोस्ट्रेशन के एंड पे कर ली। कोटेशंस वगैरह उन्होंने मंगवा के सब कुछ। उसके बाद क्या हुआ, उधर से फोन नहीं आया। ठीक है, बिल्कुल खामोशी छा गई। अब जब ये खामोशी छा गई तो अब हमारे लिए कि यार हमने तो पूरी मेहनत की है। ठीक है, और स्पेशली मेरी इसमें टीम भी, हम जब इसको डिस्कशन कर रहे थे तो बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि सर कोई बात नहीं। देखिए हमारा काम था, हमने अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ, उन्होंने हमें जितने घंटे मांगे हमने वो सारे के सारे उनको टाइम दिया, सारे के सारे आवर्स दिए जैसा उन्होंने कहा। और वो आपके साथ बार बार तब नहीं बैठते जब तक वो आपसे मुतमईन ना हो। वो मुतमईन थे तो वो बार बार हमारे साथ बैठ रहे थे ना। और एंड तक उन्होंने हमसे प्राइसिंग, हमारी अवेलेबिलिटी, हमारे विजिट्स, हर चीज उन्होंने हमसे डिस्कस की। ठीक है, देयर मस्ट बी सम इंटरनल इशू। वही हुआ, थोड़े अरसे बाद पता चल गया कि वाकई उनके कुछ इंटरनल इश्यूज ऐसे बन गए। ठीक है, स्पेसिफिकली क्योंकि वो एक पार्टनरशिप फर्म थी और जो पार्टनर में ऑलरेडी हमें वहां पे कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे थे, क्योंकि दो कंपनीज थी और पार्टनरशिप की जो डिस्ट्रीब्यूशन वो डिफरेंट थी। स्टडी में हमें ये चीजें मिल जाती है ना कि वो उनकी शेयर होल्डिंग क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या है। तो वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट थी। ठीक है, ऑपरेशन सेम थे, डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट थी। तो वो अल्टीमेटली ऐसी चीजें प्रॉब्लम का शिकार होती हैं। तो वो अब हमारी जो भी आप कहते हैं कि वो इस दौरान उनमें प्रॉब्लम है, वो चीजें थोड़ी सी पोस्टपोन हो गई हैं। ये नहीं हुआ खत्म हुई है, पोस्टपोन हो गई है। वो जब तक ये रिजॉल्व होती है तो हम आगे बढ़ते हैं। तो काम है अपनी एफर्ट रखें। ठीक है, अपनी पूरी मेहनत के साथ आप अपना काम करें। आगे दिया कि आपके एंड पे कुछ चीज पेंडिंग ना हो। प्रोजेक्ट अगर हुआ तो आपसे जाता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। जब आपने सिस्टम्स ले लिया, सॉरी आपने रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर ली, रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिस्टम दिखा दिया, तो डेफिनेटली सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कस्टमर आपसे चाह रहा होता है कि आप इसको मेरी नीड के मुताबिक पर्सनलाइज कर दें। ठीक है, जैसे हम कस्टमाइज कर दें। तो ऐसी सूरत में आपने फिर उसको कस्टमाइजेशन करवानी। कस्टमाइजेशन 2 से 3 तरह की होती है। कस्टमाइजेशन है कि आपको, आप कहते हैं ठीक है जी मैं पहले करवा दूंगा क्योंकि वो क्रिटिकल है, उसके बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। कुछ कस्टमाइजेशन होती है, आप कहते हैं मैं ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट फेज कर दूंगा। कुछ ऐसी होती हैं आप कहते हैं यार ठीक है ये बाद में भी हो जाएंगी, एक दफा डिप्लॉय करें उसके बाद हो जाएंगी ये। ठीक है, तो वो अगेन कस्टमाइजेशन की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मगर हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं प्रोजेक्ट को प्रोलॉन्ग ना करो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, कि नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो ईआरपी प्रोजेक्ट में कहाँ पे गलती करते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। तो जो डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग है उसमें क्या होता है कि बेसिकली आप ये जो गैप था ना आपके सिस्टम और जो कस्टमर की नीड थी उनके दरमियान जो गैप था, आपने वो गैप को बेसिकली खत्म किया या उसको लेस किया है। ठीक है, और लेस करके आपने उसकी टेस्टिंग वगैरह की है खुद भी और कस्टमर को भी दिखा दिया कि जी ये देखिए पहले जो मैंने सिस्टम आपको प्रेजेंट किया था वो आपकी नीड से 70-80% मैच कर रहा था। अब उसको मैं 90-95% पे ले आया हूँ। बाकी जो है हम वो बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, वो इतनी क्रिटिकल नहीं है, वो वक्त के साथ हो जाएंगी आगे बढ़ते। दैट्स फाइन, आपने अपनी टेस्टिंग कर ली, वेरिफिकेशन कर ली। ठीक है, और कई दफा कस्टमर कहता है कि मुझे पूरा सिस्टम स्टैंडर्ड चाहिए, फिर ये चीजें जरूरी भी नहीं होती। आप इसको स्टेप को पास कर देते हैं। फिर आप क्या करते हो, आप सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस करते हो। कॉन्फ़िगरेशंस उसके मॉड्यूल्स की कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, हर मॉड्यूल की हमने कॉन्फ़िगरेशंस देखी। आपने देखा कि अकाउंटिंग की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इन्वेंटरी की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस हैं। ठीक है, हर मॉड्यूल्स की एक अपनी कॉन्फ़िगरेशंस और सेटिंग है।
आप कस्टमर की नीड कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आपने उसके लिए सेटअप्स रेडी करते हो, आप डाटा कलेक्ट करते हो, फिर डाटा के मुताबिक आप उसके जो सिस्टम्स हैं वो रेडी करते हो, ठीक है। और जब सिस्टम रेडी हो जाती है तो बेटर यही होता है कि डाटा माइग्रेशन यानी ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह लाने से पहले जरूरी है कि आप उनको रिव्यू करवा लो, चार्ट ऑफ अकाउंट रिव्यू के लिए दे दो, बाकी सारी चीजें कस्टमर को एक दफा रिव्यू करवा दो ताकि डाटा डाल के फिर आपको रिमूव ना करना पड़े, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन में एक दफा डाटा आ जाए ना फिर वो आप चेंज नहीं कर सकते उनको, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आपने जो उसकी कॉन्फ़िगरेशंस की हैं उसको वेरिफिकेशन करवा लें उसकी, ठीक है, उससे कस्टमर से साइन ऑफ ले लें। उसके बाद आप फिर वो उसको डाटा माइग्रेशन की स्टेज पे ले गए। अच्छा, डाटा माइग्रेशन में आपने क्या करना होता है कि जो बेसिकली एग्जिस्टिंग डाटा उसमें बस अब डाटा के मुख्तलिफ अप्रोचेस हैं, ये अगेन जो हमारा लास्ट सेशन होगा ना डाटा माइग्रेशन वाला, वहां पे हम डिस्कस करेंगे आपने कौन कौन सा डाटा लाना है और कैसे लाना है। कई क्लाइंट है वो कहते हैं मेरे सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस ले लो, कोई इससे हट के भी डाटा कहते हैं, तो वो अगेन डिपेंड कर रहा होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर। तो preparing and migrating existing data into the new system ensuring accuracy and completeness, ठीक है। तो जो आपने प्रीवियस आपके पास डाटा था वो आपने उसको लेके आना है, तो ये डाटा माइग्रेशन कहलाती है ओपनिंग बैलेंसेस। ये हमारा एक पूरा सेशन होगा, लास्ट सेशन इसके ऊपर होगा इंशाल्लाह, और मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट संडे को होगा। यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होता है कि आपने जब ये चीजें कर ली है तो आल्दो कि हम इससे पहले सिस्टम रिव्यू करवा चुके होते हैं यूजर को, मगर जब डाटा वगैरह डाल के आपने कस्टमर यूजर को एक दफा ना फ्लोज दिखाने होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम कई दफा ये टेस्ट डाटा पे भी कर लेते हैं, कई दफा हम उनके ओपनिंग बैलेंसेस चला डाल के ना, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इसमें टेस्ट एंट्रीज करें, क्योंकि क्या बैलेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप इसकी जरा टेस्टिंग वगैरह करें, क्या इसमें आपको चैलेंज वैलिडेशन वेरिफिकेशन। वैलिडेशन होती है कि आपने जो सिस्टम से एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या सिस्टम की आउटपुट उसके मुताबिक आ रही है, रिजल्ट कैलकुलेशंस ठीक हो रही है, डाटा जहां पे होना चाहिए। देखो एक सिस्टम भी तो ह्यूमन मेड प्रोडक्ट है ना, तो एरर हो सकती है, आपकी कॉन्फ़िगरेशंस गलत हो सकती है, ये चीजें कवर होती हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप वेरिफिकेशंस करते जाएं, ठीक है। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में कई दफा हम ये उनसे टेस्टिंग वगैरह करवा के उनसे वेरिफिकेशंस करवाते हैं, वो चीज और डाटा वगैरह डलवाते हैं, और ये लार्ज स्केल पे नहीं स्मॉल स्केल पे होता है। हर मॉड्यूल से रिलेटेड हम एक आध यूजर को लेते हैं, उसे कहते हैं जी आप ये टेस्टिंग करें थोड़ी सी, ठीक है, टेस्टिंग और रिपोर्टिंग वगैरह इसकी इम्पैक्ट वगैरह देखिए और हमें बताएं। तो जब ये वो अपनी वेरिफिकेशंस कर लेते हैं, ठीक है, और आपको साइन ऑफ दे देते हैं, एक्सेप्टेंस कर लेते हैं, तो फिर स्टेज आती है लार्ज स्केल ट्रेनिंग्स की, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि डाटा तो हम पहले इसमें लोड कर चुके हैं, डाटा की माइग्रेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इसके डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। अगेन जब हम ईआरपी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वहां पे हम जाके डिस्कस करेंगे। कई दफा क्या होता है कि हम यूजर को बाउंड करने के लिए ना, क्यों, क्योंकि यूजर का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि वो सिस्टम में गलतियां करता है, इनिशियली बहुत सारी एरर्स करता है, और वो एरर ना सिस्टम का हिस्सा ही बन जाती है। तो हमने गोरमे में ये मॉडल अडॉप्ट किया था कि हम डाटा लोड कर देते थे, फॉर एग्जांपल 30 को, हम यूजर को कहते थे कल से सिस्टम पे लाइव एंट्रीज करें। अच्छा, वहां भी हमें चैलेंज इसलिए नहीं था क्योंकि पैरेलल मैनुअल सिस्टम था, तो यूजर क्या करता था मैनुअल एंट्री करके यहाँ पे कर लेता था। हमारा ये ट्रेनिंग्स का मॉडल था, हम उससे 15 दिन 20 दिन महीना ट्रेनिंग्स करवाते थे, और जब वो हमें लगता था कि अब वो हो गया तो हम क्या कहते थे सेटअप्स का डाटा रखते थे, ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस दोबारा डालते थे, ट्रांजैक्शन का डाटा रिमूव कर देते थे, ठीक है, और उन्हें कहते थे कि जी ले जी ऐसे सिस्टम लाइव हो गया, मैच्योर हो गया ये सिस्टम, ठीक है। अब इसमें जो डाटा और वो प्रॉपर आपका डाटा है, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, और हमारा जो सबसे बढ़ के है वो यूजर है वो मैच्योर हो चुका है। तो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं, कुछ बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कह लें, या वहाँ पे ये ट्रेनिंग्स पहले हो जाती हैं, सबसे पहले ट्रेनिंग्स वगैरह करवा के उनको एक डेमोज डाटा वगैरह डाल के यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करवा के फिर उनको जो डाटा माइग्रेशन की जाती है, ठीक है। तो अगेन क्योंकि इसको हम कहते हैं कॉन्टिजेंसी प्लानिंग, आपने सिचुएशन देख के अपनी एडजस्टमेंट करनी है अपने सोल्यूशन की। तो हो सकता है कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे यूजर ऑलरेडी मेच्योर होते हैं, एक अच्छा सिस्टम चला रहे हैं, उससे और बेटर सिस्टम पे आ रहे हैं, वो चीजों के बारे में अवेयर है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अरसे से लोग क्विक बुक्स चला रहे हैं, अब वो ओडो अकाउंटिंग वगैरह यूज करना चाह रहे हैं, या इसके साथ बाकी मॉड्यूल्स यूज करना चाह रहे हैं, तो बहुत हद तक सिस्टम का प्रोसेस से अवेयर है, उनके सामने स्क्रीन और कुछ फ्लो चेंज हुए, आपने उनकी ट्रेनिंग दे, वो ठीक काम करने लग जाएंगे, तो आप उसके लिए उसके मुताबिक जो है वो मेथड अडॉप्ट कर ले। तो अगेन ये बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी कॉल होती है कि आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। वरना हम जब ट्रेनिंग्स की बात करें तो यूजर की प्रॉपर ट्रेनिंग जरूरी होती है, ठीक है। हम यूजर के ट्रेनिंग सेशंस करते हैं यूजर को, और ट्रेनिंग सेशन में हम यूजर को नॉर्मली ज्यादा एक्सेस देते हैं, ठीक है। उसको जो एक्सेस राइट्स दिए जाते हैं वो उस पर कंट्रोल नहीं लगाते, ओपन एक्सेस राइट्स देते हैं ताकि वो सारे के सारे फ्लोज खुद चला के देख ले,
नहीं तो क्या होता है, कई दफा होता है कि आप सिर्फ ये ट्रांजैक्शन करते हो, इतनी करें तो उससे प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह नहीं होती। ट्रेनिंग में भी हम उनको यही अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम उनको यूजर ऐसे देते हैं जिसपे ओपन एक्सेस हो, वो सारी ट्रांजैक्शंस करें, डाटा फ्लो वर्किंग वगैरह देखें, और फिर हम जब उनको लाइव पे लेके आते हैं तो उनके रोल के मुताबिक फिर हम उनको यूजर के एक्सेस के राइट्स देते हैं। जिसको जो एक्सेस चाहिए उसको सिर्फ वही मिलेगी। चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। इस प्रोसेस में जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो चेंज का है। हम ईआरपी अप्लाई करने जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस में चैलेंजेस हैं, काफी सारे चैलेंजेस से मुराद ये है यूजर एक्सेप्ट नहीं कर रहा, चेंजेस काफी सारी हो गई हैं, प्रोसेस डिफरेंट हो गया है। बीइंग इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर ये आप भी फेस करते हो, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पे यही चैलेंज है। वो उनका बेसिकली पॉइंट ऑफ सेल है जो हम जहां हम करके दे रहे हैं। अब वो एक पुराने सिस्टम पे थे जो कि इंटीग्रेटेड भी नहीं था, और जिसके ऊपर सिर्फ उनका कंट्रोल था, जो वो रिपोर्टिंग दिखाना चाहते हुए रिपोर्टिंग ऊपर तक जाती थी। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड सिस्टम है, इन्वेंट्री लिंक्ड है, कैश बैलेंस हर चीज लिंक्ड है। वो बहुत एडजस्ट कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी सिस्टम नहीं चल रहा, कभी सिस्टम डाउन हो गया, कभी नेटवर्क का मसला बन गया, कभी ये बन गया, कभी वो बन गया। तो आपने कैसे बेसिकली इस चैलेंज को डील करना है, ठीक है। तो बीइंग अ चेंज एजेंट, कई दफा आपका ये भी रोल होता है कि आपने कस्टमर को, क्लाइंट को, उनकी टीम को अलाइन करना होता है उनके सारे चैलेंजेस के बावजूद। क्योंकि जो मेजर एक प्रॉब्लम होती है ना, कई दफा वो इमोशंस की होती है, लोगों की आपस में पर्सनल रिलेशंस की वजह से आपका प्रोजेक्ट अफेक्ट हो रहा होता है। तो आपने उसको भी डील करना होता है, ठीक है। तो बजाय कि इस पूरे प्रोसेस में आप किसी एक पार्टी या एक साइड का पार्ट बने, न्यूट्रल रहें, अपने परफॉर्मेंस पे काम करें। ये बेसिकली कोर होता है इस प्रोसेस का। चेंज मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है वैसे, ठीक है। ये एक सेपरेटली भी देखा जाए ना आज के दौर में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है क्योंकि आज के दौर में चेंज बड़ी कॉमन है। अब एक चीज करते हैं, उसके थोड़ा सा दूसरा आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। चेंज मैनेजमेंट आज के दौर में ये जो स्किल है ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है। और याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन ने भी अब थोड़े से अपने मॉडल चेंज कर लिए हैं। वो कहती हैं कि एक वक्त होता था ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि लोगों को रिटेन करो। आज वो कहती है पुराने लोगों को बदलने से बेहतर है नए लोग ले आओ, ठीक है। तो अब वहां पे भी अगर ज्यादा अरसा लोग स्टे करना चाहे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन इसको भी मुनासिब नहीं समझती। क्यों? और ये स्पेसिफिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत डायनामिक है। या तो उनको लोग ऐसे चाहिए जो हाईली डायनामिक हो, हाईली डायनामिक के मुताबिक वो अडाप्टिव हो, जैसे जैसे चेंज हो रही है उसके मुताबिक वो खुद चेंज होते जाए। रेजिस्ट करने वाले लोग बेसिकली आपके सिस्टम में एक प्रॉब्लम होती है अगर वो रेजिस्टेंस उसकी बिला वजह। कुछ लोगों की नेचर होती है ना हर मामले में, ना नहीं हो सकता, ये अभी तो किया था अब क्या करना है, ऐसे लोग उनके लिए भी चैलेंज होती है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन कंपेटिटिव नहीं हो पाती। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, नई न्यू वर्क फोर्स लेके आओ, नए से नए लोग, या इनका एक ब्लेंड बनाओ जिसमें दोनों तरह के लोग हो, ठीक है, ताकि ये ग्रुप ना बने। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन भी यूज कर रही हैं इस चेंज को मैनेज करने के लिए। सिस्टम फिर फाइनली क्या होता है, हम सिस्टम जी लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च में जो आप एक्सेस देते हो यूजर्स को, गो लाइव करते हो, लॉन्चिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है, पैरेलल भी होता है, ठीक है, फेज्ड भी होता है, इसके मुख्तलिफ मॉडल्स होते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम इसको करेंगे डिस्कस। मगर आप इसको जब गो लाइव करते हो, यूजर को एक्सेस देते हो, यूजर को जब एक्सेस मिल जाती है तो यूजर उसके मुताबिक अपनी ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देता है। इनिशियली उसको हाई सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। और अगेन ये प्रोजेक्ट के मॉड्यूल पे डिपेंड करता है। जैसे पॉइंट ऑफ सेल है, पॉइंट ऑफ सेल पे तो आपने ऑन टू रहना होता है हर वक्त। क्लाइंट पॉइंट ऑफ सेल पे खड़ा है, सिस्टम प्रॉब्लम कर गया, सिस्टम अभी मेच्योर नहीं है, कुछ चैलेंज आ गया, तो क्लाइंट का एक्सपीरियंस डिस्टर्ब होता है। आपने अल्टरनेट सोल्यूशन जरूर देने होते हैं, ठीक है। हमने अब वो जो मेडिकल वाली ऑर्गेनाइजेशन उसमें एग्जांपल देता हूँ, कभी भी क्लाइंट को सर्व करते थे। तो अब उसमें ये प्रॉब्लम था कि अगर सिस्टम डाउन हो जाए तो क्या करना है। तो हमने उनको शुरू में बता दिया भाई आपने जो भी आपका इसके पैरेलल प्रोसेस है वो आपने अलाइन रखना है। अगर आप लोग इससे पहले गूगल शीट्स यूज करते थे तो गूगल शीट रेडी हो, यूज में ना भी हो तो वो रेडी टू यूज हो। इन केस अगर सिस्टम फॉर द टाइम बिंग हेल्ड होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अभी हम देखो आपकी जो लैब वैलिडेशन एक स्मॉल स्केल वैलिडेशन होती है, असल वैलिडेशन तो रियल सिनेरियोज पे होती है। सिस्टम में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंज आ गया तो आपने उसको फौरी हमने उसको सॉर्ट आउट करना है, सॉल्व करना है उसको, ठीक है। मगर कस्टमर का एक्सपीरियंस इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो तो वेट नहीं करेगा। तो ऐसी सूरत में आपका जो बेसिकली
जो प्रीवियस प्लान था या प्लान बी है वो फॉर एक्टिवेट हो जाना चाहिए। तो अगर आपकी बिजनेस की सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा है तो आपने उसको डील करना है, ठीक है, क्लाइंट को बताना है, उसका प्लान बी आपने रेडी करवाना है ताकि उनका बिजनेस प्रोसेस अफेक्ट ना हो। मैं एक रेस्टोरेंट पे एक चैलेंज आ रहा था, हमारी एक टीम थी, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच था मैं तब। तो वो तकरीबन 1 साल हो गया, वो लोग ना सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर ही नहीं रहे थे। तो एक बड़ी मीटिंग हुई हाथ से, जिसमें डिस्कशन हुई और प्रोजेक्ट जो है ना उस टीम से लेके मेरी तरफ शिफ्ट कर दिया गया कि जी ये प्रोजेक्ट आप देखें जी। हमारी एक वो जो दूसरी टीम है वो रेस्टोरेंट्स पे काम कर रही थी, साल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब वो बार बार कहें हमें जी उससे डाटा नहीं मिल रहा, हमें उससे नहीं मिल रहा, हमें उससे नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। मगर ऐसा चैलेंज ये था कि रेस्टोरेंट्स वाले भी जो थे ना वो रजिस्ट कर रहे थे। अब उनके 4-5 रेस्टोरेंट थे, वो वहाँ पे हायरार्कीज और पुराने लोग और वो चाह ही नहीं रहे थे कि जी ये कंट्रोल कहीं और जाए। नॉर्मल लोगों में ये भी मसला होता है ना, जो रिपोर्ट हम दें सिर्फ वही रिपोर्ट ऊपर जानी चाहिए। डायरेक्ट जो रिपोर्ट होती है वो एक प्रॉब्लम होती है उनके लिए, क्यों? क्योंकि उनके लिए भी सरप्राइज होता है कई दफा। तो अब जो आपके हाथ से जा रही होती है वो डेफिनेटली आपको पता होता है मैं क्या बता रहा हूँ, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होते हैं। उसमें जो मेजर चैलेंज था वो ये था, मेरे पास प्रोजेक्ट मिला, मैं अपनी टीम के साथ वहां चला गया, कभी मुझे इधर घुमाए उधर घुमाए ये पर मैंने कहा देखिए सिस्टम तो चलना है, अब आपकी मर्जी है, आप मुझे बताएं इसको चलाना कैसे है। तो कैरियर भी मेरा वो अभी इनिशियल था, स्टार्ट ही था, कोई भी ज्यादा एक्सपीरियंस मैं नहीं करता था, मेरा हो गया था उस फील्ड में। मगर ये था कि हौसला था, पंगा ले लेते थे किसी के साथ भी। एक दिन ना मुझे मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं ऑफिस से ऑफ था, तो 11 बजे मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा जी हमने ना सिस्टम रिप्लेस कर दिया। रेस्टोरेंट वाले कहते हैं हमने सिस्टम रिप्लेस कर दिया, पुराना सिस्टम रोक दिया, नया सिस्टम चला दिया। आई वॉज अमेज्ड। ओ भाई आपसे किसने कहा? इससे अप्रूवल ली, प्रोसेस में कौन है आपके साथ, टीम कौन है, हेल्प के लिए कौन है? तो मैंने जो जीएम ऑपरेशन था उसको कॉल की, मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर किसी भी जगह पे प्रॉब्लम आती है, मैं देखो मेरी तरफ से इस पे गो हेड नहीं मिला, इस प्रोजेक्ट को मैं लीड कर रहा हूँ, मगर मैंने तो चेंज नहीं कराया, आपने आज अपनी मर्जी से चेंज कर दिया है। उसने कहा देखिए आप लोग रोज कहते थे करें, मैंने कहा रोज कहते और चीज होता है, साथ होना और चीज होता है। आपने हमारी गैर मौजूदगी में कर दिया, हमें इन्वॉल्व किया बगैर, आप हमें बता रहे हो कि जी मैंने ऐसे पुराना रोक के नया शुरू भी करा दिया। और रेस्टोरेंट के ऑपरेशन है, और अगर क्लाइंट को कोई मसला आ गया, ठीक है, ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम आई, आपने सारी चीजें हमारे गले डालनी है, मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, मैं अभी बता देता हूँ, और साथ में आपके ऑफिस में भी आ रहा हूँ। लेकिन जी मैं जब तक ऑफिस में गया ना, उन्होंने फौरी पुराना सिस्टम दोबारा एक्टिवेट कर दिया, वो उतारा उतारा पड़ा होने वाला। जी देखिए हमने एक्टिवेट कर दिया। मैंने कहा भाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक तरीका होता है, आप चाहते क्या हो? अगर आप मेरा फेलवर चाहते हो तो मुझे, हम उस पर अलग से डिस्कशन कर लेते हैं। अगर प्रोजेक्ट चलाना नहीं चाहते तो देखो मैनेजमेंट इसके ऊपर कमिटेड है, वो चाहती है इसको करना लाज। अगर वो चाहती ना होती तो टीम ए छोड़ के बी क्यों आती? मगर अब चैलेंज ये है कि उन्होंने बी टीम नहीं चेंज करनी, वो शायद अब रेस्टोरेंट की टीम, उनको देखो अगर मैं भी फेल होकर चला गया तो उनको पता चल जाएगा प्रॉब्लम एग्जैक्टली रेस्टोरेंट की वजह से है। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि अब आप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आए, हम कॉपरेट करते हैं, विन विन मॉडल बनाते हैं, मुझे बताएं आपका प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा जी मेरी टीम, हमने कहा यार सीख लेते हैं, कर लेते हैं, हम आपको सोर्सेज और चाहिए हम आपको दिलवा देते हैं, हम पैरेलल चलाते हैं अभी। ठीक है, हम इसको ये नहीं करेंगे कि जी हम पुराना सिस्टम रोक दें नया सिस्टम चलाएं, हम पैरेलल चलाते हैं इसको। उसने कहा जी हमें हमारे 4 स्टेशन है उस पर, मैंने कहा 4 बंदों की अप्रूवल ले देते हैं। गए मैनेजमेंट के पास जी, अब 2 महीने के लिए या महीने के लिए वो 4 बंदे हमें रिक्वायर्ड है जो इनके डाटा मैनेज करें। वो कंसर्न थे सिस्टम के बारे में, हमने उनको वैल्यू दिखाई, क्या होगा मैच्योर हो जाएगा, कस्टमर एक्सपीरियंस फैक्ट होगा। उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है यार, लोगों की कॉस्ट क्या है ले लो। हमने लोग लिए, 4 सिस्टम पैरेलल लगा दिए, एक पे एंट्री होती दूसरे पे होती, दोनों का रिकॉर्ड मैनेज होता, दोनों की रिपोर्ट शाम को निकलती, रात को आपस में रिकॉन्साइल होती। बिलीव करें वो जो चीज चल नहीं पा रही थी वो 3 महीने में 3 रेस्टोरेंट चल गए। ठीक है ना? तो अब होता क्या है कि बेसिकली ये मल्टीपल स्ट्रेटजीज होती है, मल्टीपल मेथड्स होते हैं, आपने सिचुएशंस को उसके मुताबिक डील करना होता है। तो कई प्रोजेक्ट बड़े मुश्किल होते हैं, मतलब मैं पर्सनली अभी ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं एक दिन उन्होंने कहा जी हमारा सिस्टम होना चाहिए उसका रेस्टोरेंट की मैन्युफैक्चरिंग का।
क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या हिसाब का, वो चीजों को कम्प्लेक्स करना चाह रहे थे। मैं चला गया स्टडी के लिए, तो मैं उनके फ्लोर पे पहुंच गया, वहां बैठा देखता रहा, ये वो सारा कुछ कर करा के जब मुझे मैं आ गया ना, तो मुझे जीएम ऑपरेशंस की कॉल आई शाम को। कहता आप आए थे? मैंने कहा जी मैंने विजिट किया था। आप किससे मिले वहां पे? मैंने कहा मैं क्या, मैंने वहां पे मुख्तलिफ लोग जो थे वो ऑपरेशन, मैंने उनको ऑब्जर्व किया, अपनी रिकॉर्डिंग अपना डाटा लेके आ गया, अपनी सारी सारी ऑब्जर्वेशन कर ली है। कहता आप फ्लोर पे, और आपको वहां पे जो ऑपरेशन मैनेजर था, वो अब वो जानबूझ के ना ऑपरेशन मैनेजर सामने नहीं आया, और वो इस चीज को बेस कर रहे थे। मैं बाकी जो थे वहां पे जितने भी लोग, उनसे मैं मुलाकात की, उनसे डिटेल ली। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम था कि यहाँ पे फ्लोर मैनेजर या कौन है, कहता उसको ही नहीं पता। मैंने कहा यार बात आपकी ठीक है, उसको नहीं पता, मगर मैं आपके फ्लोर पे 2 से 3 घंटे रहा हूं, और आपके फ्लोर मैनेजर को भी नहीं पता, कोई एक्सटर्नल पर्सन आया है यहाँ पे आके 2-3 घंटे गुजार के चला गया, और आपकी ऑब्जर्वेशन और कलेक्शन भी करके चला गया, तो आपका तो सिस्टम में बड़े गैप्स है। अच्छा लकीली ये उसके गले फाड़ गई। अब हम ये तो नहीं कहते कि हम एक दूसरे के गले डालते हैं चीजें, मगर लकीली वो, अब उसने बात की तो मैंने बात पकड़ ली उसकी। तो भाई आपके तो वहां भी ये भी कोई भी बंदा आके चला जाता है, स्टडी करके चला जाता है। तो मुझे कहता चलो यार बताओ आगे क्या करना है। ठीक है, तो एक्चुअली आपको एक्टिव भी होना पड़ता है, इफेक्टिव भी होना पड़ता है, चैलेंजेस को भी डील करना पड़ता है। ये सारी की सारी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मजे की जॉब है, क्योंकि इसमें हर दिन एक नया दिन होता है, स्पेशली जो ईआरपी के रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, मगर जब आप चीजें कॉमन हो ना, और आप में सिंसेरिटी हो, देखो अ, कल हमारे प्लेटफॉर्म पे जो स्टिमफर्ड लिटरेसी सीरीज में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर ना एक सेशन हुआ है। उस सेशन की एक बड़ी खूबसूरत बात थी, वो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि जी ऑफिस पॉलिटिक्स को कैसे डील किया जाए, इमोशन इसकी वजह से अफेक्ट होती है। मैंने कहा देखो ऑफिस पॉलिटिक्स तो एक पार्ट है, मगर आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होनी चाहिए उससे। चैलेंज तब आता है ऑर्गेनाइजेशन में आपको और आपके रोल को, जब आपकी उससे परफॉर्मेंस इफेक्ट हो। अब अपना काम तो पूरा करो, मसला पॉलिटिक्स का पार्ट बन के काम छोड़ दो। ठीक है, पॉलिटिक्स में किसी से नाराज हो के आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को डिस्टर्ब करना शुरू कर दो। ये जिंदगी का हिस्सा है, दुनिया में है, घर में है, बाहर, आपको हर जगह ये फेस करनी पड़ती है। मगर आपके लिए जो कोर होता है वो आपका रोल होता है, आपकी जॉब होती है, आपकी परफॉर्मेंस होती है, अपनी परफॉर्मेंस को कभी ना डाउन होने दो। ठीक है, तो ये बेसिकली यही चीजें, आप जहां पे भी हो, प्रॉब्लम होंगे, कंफ्लिक्ट होंगे, जब आपको पता है, लोगों को पता है ना यार, आप प्रोजेक्ट पे फोकस रखते हो, आप अपने ऑपरेशन पे फोकस रखते हो, आप अपने रोल पे फोकस रखते हो, लोग आपके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। वो कब तक रेजिस्ट करेंगे? देखो अगर चीजें बेहतर हो रही होती है, रेजिस्टेंस करने वाला खुद फंस रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ ये टैग लगा देता है कि कंपनी बेहतरी चाह रही है, मगर आप वो बेहतरी होने नहीं देना चाह रहे। मैं नॉर्मली कहता हूँ कि ये रोड ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, ऐसी सूरत में रोड ब्लॉकर से बचना चाहिए। उनकी कोशिश होती है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ऐसी आए कि वो भी महफूज रहे, और प्रोजेक्ट है वो भी इफेक्ट हो, प्रोजेक्ट की स्टॉप हो जाए। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है वो भी इफेक्ट ना हो। होता ही है कि आप लोग ना अपने फोकस्ड हो। ठीक है, आप अपने जो काम है, आपका जो गोल है, आप उसके अचीवमेंट के लिए फोकस्ड हो। बिलीव करें, लोग कब तक आपका रास्ता रोक लेंगे, मगर प्रॉब्लम आती है जब आप उनके लिए वाकई रोड ब्लॉकेज कर दो। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ना मेरा एक दोस्त था, दोनों के दोस्त कहते हैं, आईसीएमए के कुलीग्स थे, एक ऑर्गेनाइजेशन में थे, एक ईआरपी को देख रहा था, एक फाइनेंस को लीड कर रहा था। ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑडिट मैनेजर उन्होंने रख लिया, खातून थी। खातून जरा तेज भी थी, अ, थी उसकी कॉम्पिटेंसी भी थी, अपने एरिया में कमांड भी थी उसकी। तो अब ना दोनों में उसका फाइनेंस के साथ कंफ्लिक्ट आ गया। अब फाइनेंस वाला ना जो मामला भी हो, क्योंकि फाइनेंस के अंडर ईआरपी था, फाइनेंस वाला कहे कि ये चीज, वो कहे जी हमें ये रिपोर्टिंग ऐसी दें, डाटा ऐसे दें, इनपुट्स ऐसा दें, ऑडिट वाले कहें, या आप ये चीजें अपने सिस्टम में लेके, वो कहे ये ईआरपी से नहीं हो सकता, ईआरपी वाले नहीं करेंगे। अच्छा, खुद ही फाइनेंस वाला कहते ईआरपी वाले नहीं करेंगे। तो वो ईआरपी वाला जो था वो परेशान हो गया कि यार हर चीज में मुझे रगेदे जा रहा है।
अब ना वो जो ऑडिट मैनेजर थी वो ईआरपी वाले के पास आई। अब ईआरपी वाला कहे कि मैं रिपोर्टिंग भी हूँ फाइनेंस वाले को, और मैं इनकार भी नहीं कर सकता क्योंकि ये चीजें पॉसिबल है। और अगर मैं गलत बयानी करूंगा तो ये मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर और मेरी कॉम्पिटेंसी के ऊपर चैलेंज करेगा। उसने कहा ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं मीटिंग कर लूँ फाइनेंस वाले के साथ। चल लकीली ना वो दोनों मेरे सामने मीटिंग कर रहे थे ये दोनों। अब वहां पे मैं उनसे यही कह रहा था, मैंने कहा यार देखो आपका सबसे बड़ा चैलेंज ये है, आपका रियल प्रॉब्लम क्या है? अपना सबसे पहले तो प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई करो ना, रियल क्या है, आप क्यों नहीं करना चाह रहे? देखो ऑडिट आपसे चाह रहा है कि आप ये इनपुट्स दिला दें। सबसे पहले तो हम चीजों को सिंप्लीफाई करके देखते हैं ना, हम जरा चीजों को ब्रेक कर दें। सबसे पहले है कि वो आपसे कुछ करवाना चाह रहे हैं, आप वो करना चाह रहे हैं या नहीं? उसने कहा मैं करना चाह रहा हूँ। फाइनेंस वाले ने कहा जो वो मांग रहे हैं वो उनकी डिमांड ठीक है। मैंने कहा पहला एग्रीमेंट हो गया कि वो आपसे ठीक डिमांड कर रही है। उसने कहा जी हो गया। आप इनकार क्यों कर रहे हैं? उसने कहा वो जी उस पर मेहनत लगेगी, उस पर टाइम। मैंने कहा देखो मेहनत और टाइम से क्या मुराद है? आप कह रहे हो ईआरपी वाला नहीं कर रहा, तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि आप ईआरपी की उससे उसमें नहीं हो सकता, आप उसकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। उसने कहा मैं उसको कैसे रोकूं? मैंने कहा रोकना क्यों है यार? देखो रोकना अगले बंदे को एम्पावर करना है, ये आप गलती कर रहे हो, उसको रोक के गलती कर रहे हो। उसने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा फ्लो दो उसको। देखो भाई आप पानी को रोकोगे तो वो पानी बार बार टकराएगा ना आके, और सबको नजर आएगा ये इसने पानी को रोका हुआ है। तो मैंने कहा उसको रास्ता दो, फ्लो दो, वो आपसे गुजर के कहीं आगे जाए। मैंने कहा तरीका क्या है? मैंने कहा आपका जेन्युइन प्रॉब्लम फाइंड करो। जेन्युइन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, जो इनपुट्स वो मांग रही है आप कह रहे हो आपको ज्यादा रिसोर्स रिक्वायर्ड है। उसने कहा हाँ जी बिल्कुल मेरा ये प्रॉब्लम है। तो मेरे भाई जहां पे वो आपको रिक्वायरमेंट दे रही है आप दूसरे पलड़े में रिसोर्सेज डाल दो। उसे को मिल जाए इसके लिए 2 या 3 रिसोर्सेज एक्स्ट्रा चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, वो रिसोर्सेज मुझे दिला दो, मैं ये आपका काम करवा देता हूँ, मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा उसने वही अडॉप्ट किया। उससे मीटिंग हुई, उसने कहा कि जी ठीक है जी ये कोई मसला नहीं है, ईआरपी तो ये चीजें कर देगा, मगर मुझे इसके लिए इनपुट के लिए लोग चाहिए और हमारे पास ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ है, ये काम है, ये टाइम है। तो मुझे 2 से 3 सोर्स है, अगर मुझे आप इसकी अप्रूवल करवा दें तो मैं आपका ये काम करवा देता हूँ। ले जी वो मसला ही खत्म हो गया उधर। वो अंदर अप्रूवल के लिए गई, उन्होंने कहा अच्छा अभी कंसीडर कर लेंगे, जब नेक्स्ट बजट आएगा ना हम उसमें तब कंसीडर कर लेंगे, जब हमारा ईयर एंड होगा, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग उसमें ये प्लान कर लेना। उसमें अभी 4-5 माह 6 माह थे, तो 6 माह के लिए चीजें पोस्टपोन हो गई, और ना कोई आपके क्वेश्चन आया ना वो, और वो कहीं और को प्रॉब्लम ढूंढने लगे। बेसिकली होता ही है कि आपका जेन्युइन इशू है क्या। तो कई दफा हमें जो लोगों के साथ डील करते हुए जो उनके बैकएंड पे प्रॉब्लम्स होती है ना, उनके माइंड में क्या चल रहा था, हमें उनको फाइंड करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी बेसिकली यही सिचुएशन थी। ठीक है, उस प्रोजेक्ट में जो मैं आपको बता रहा था रेस्टोरेंट वाला, तो उस प्रोजेक्ट में उसके बैकएंड पे कई चीजें थी। हमने कहा कि यार देखो आपको, फिर हमने उसको वैल्यू को चेंज किया। हमने कहा हम आपको एम्पावर कर रहे हैं, आपको किसने कह दिया कि आपकी रिपोर्टिंग हो? आपको एम्पावर कर रहे हैं कि आपके आप जीएम ऑपरेशन हो, आप 4 रेस्टोरेंट्स को मैनेज कर रहे हो। उसने कहा जी मैं कर रहा हूँ। चारों पे रिपोर्टिंग के इशू आप एक जगह बैठ के कैसे करते हो? डाटा के इशू, थेफ्ट के इशू, फ्रॉड के इशू, और कितने आपकी जिम्मेदारियां। हम चाह रहे हैं आप एम्पावर्ड हो। फिर मैंने कहा यार हम आपको इस एक और चीज करके दे सकते हैं जिससे आप प्रोमिनेंट हो सकते हो, आपकी अपनी प्रोफाइल प्रोमिनेंट हो सकती है। उसने कहा वो क्या? मैंने कहा मैं एक अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि आपका ये जो मॉडल है ना, ये मैनुअल ऑर्डरिंग वाला, हम इसको ऑटोमेट करके टैब्स पे शिफ्ट कर देंगे और आपके किचन में एक बड़ी स्क्रीन लगा के उस पर डैशबोर्ड पे ये सारी चीजें दिखाएंगे। कहता है मुझे क्या फायदा? मैंने कहा यार आप डिजिटल हो जाओगे, फर्स्ट रेस्टोरेंट होगा एरिया में जो ये काम कर रहा है, टैब्स पे ऑर्डर ले रहे हैं और उसी पे पेमेंट, उसी पे बुकिंग और बैकएंड पे चीजें चल रही हैं, तो क्या होगा नहीं यार? आप लीड कर रहे हो। उसको क्लिक किया आइडिया, और ये हमने कहा ये आपकी अचीवमेंट है, हमने तो आपको सपोर्ट करना है प्रोसेस में। ले जी वो हमसे ज्यादा वो इस चीज के लिए रेडी हो गया। कहता पहला फेज ये जल्दी करो, फिर हम उस पर शिफ्ट होते हैं। तो मेरे भाई कई दफा हमें चीजों को सेक्रीफाइस करना होता है, लॉन्गर टर्म के लिए शॉर्टर टर्म सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोग देखा है प्रोजेक्ट की जो ईआरपी के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें वो सेल्फ रिकॉग्निशन के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि वो अपनी रिकॉग्निशन खो देते हैं। एक लीडर जो होता है ना, वो डायरेक्ट रिकॉग्निशन पे यकीन नहीं रखता, वो इनडायरेक्ट रिकॉग्निशन पे यकीन रखता है। देखो आपकी टीम जीतेगी तो टीम किसकी जीत रही है? आपकी। आपको रिकॉग्निशन मिल रही है ना, प्रोजेक्ट आप कामयाब होगा। तो बेसिकली बेशक वो फ्रंट पे आपने उसको जीएम ऑपरेशंस को कर दिया, बैकएंड पे तो आप लीडर थे।
कई दफा हमें फ्रंट एंड से ज्यादा बैक एंड देखना होता है, उससे जुड़े हुए जो कुछ ऐसी चीजें जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे, हमें वो देखनी होती हैं चीजों को सॉर्ट आउट सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं नॉर्मली कहता हूँ जो इंटेलिजेंस है ना, वो ये नहीं है कि हम जो हमारे सामने नजर आ रहा है वो क्या है, इंटेलिजेंस ये है कि जो सामने नजर नहीं आ रहा उसके हट के उसके पीछे क्या है। तो ये होता है, ठीक है, कि मोस्टली हमने हमने ये देखना होता है कि मैं कैसे इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे इसको मैं इसको सक्सेस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। वो हमने किया, जो प्रोजेक्ट पिछले 1 साल में नहीं हो रहा था 3 माह में हो गए, वो 1 साल में एक रेस्टोरेंट चला, 3 माह में 3 रेस्टोरेंट चल गए, फिर हमने अगले 3 माह में उनको डिजिटलाइज कर दिया, ठीक है, ऑटोमेशन पे शिफ्ट कर दिया, ऑर्डरिंग वगैरह ये वो, और वो सक्सेस स्टोरी बन गई, ठीक है। उसकी प्रोफाइल आपको होगी, हमें उसमें क्या यार, वो एक बंदे को अगर मिल गया दैट्स गुड, और साथ हमें अप्रिसिएशन मिल गई, इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें बहुत सारी चीजें सोचनी होती है जब हम किसी भी चीज को लीड कर रहे होते हैं, कहाँ पे किस जगह किस पॉइंट पे आपने क्लिक करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने देखा है कई जगह ना बिला वजह लोग सीट फंसा के बैठे होते हैं, कई दफा ना टाइम सूटेबल नहीं होता, टाइम की सूटेबिलिटी का वेट कर लिया जाता है। मतलब मेरी एक ना सीईओ से मीटिंग हुई, तो वो मुझे ना बार बार पुश कर रहा था कि यार प्रोडक्शन का मॉड्यूल चलाना है। मैं उसे कह रहा था सर थोड़ा सा टाइम दें, अभी ये ना, क्योंकि आप हमें इसमें सपोर्ट कर नहीं रहे। नॉर्मली अगर आपको क्विक डिप्लॉयमेंट चाहिए होती है ना, तो मैनेजमेंट जो है उसकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट चाहिए होती है। आप खुद कह रहे हो मेरी टेक्निकल जो टीम है ये स्ट्रांग है, और मैं उनको नाराज नहीं कर सकता क्योंकि उनका टेक्निकल नॉलेज मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हमें कह रहे हो ये प्रोजेक्ट करो, तो हमें कोई ना कोई वेट करना है ना, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। नहीं देखें ये तो प्रोजेक्ट, मैंने कहा ठीक है देखो थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर ले। अच्छा हुआ क्या, प्रोडक्शन में एक प्रॉब्लम आ गई, रॉन्ग मटेरियल की इश्यूएंस होगी, वो रॉन्ग मटेरियल की इश्यूएंस हमने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया। भाई ये प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती थी अगर यहाँ पे सिस्टम होता, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके पीछे रेसिपी होती, प्रोडक्ट लोड हो रही होती, उसकी सिलेक्शन के बजाय उसकी क्वांटिटी, स्टॉक, लॉट, हर चीज होती, ये होता वो होता। जो लोग रजिस्ट कर रहे थे वो हमारे पीछे पड़े हुए थे, यार जल्दी कर दो, इस तरह की दोबारा प्रॉब्लम आ गई, हम गए, ठीक। टाइम की सूटेबिलिटी कई दफा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चीजों को फेज आउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह की मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जिससे हमने मैनेज करना होता है अपने प्रोजेक्ट को और सिस्टम को प्रॉपर्ली लेके चलना होता है। मगर डेफिनेटली आपके जो रिसोर्सेज हैं बड़े इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें एक अच्छी टीम के बगैर नहीं हो सकती। अकेला बंदा कुछ नहीं होता, सबसे पहला काम टीम बिल्डिंग है। आपकी टीम ऐसी हो जो आपसे अलाइन हो। जब आपका सिस्टम लॉन्च हो जाता है तो आप एक मैच्योर होता है, नॉर्मली ये 3 to 6 मंथ का टाइम होता है। उसके बाद हम उस सिस्टम को सपोर्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। सपोर्ट और मेंटेनेंस में क्या होता है कि रूटीन ऑपरेशन चल रहे होते हैं, जो उनकी नीड आ रही होती है हम उसको सेटल डाउन कर रहे होते हैं। और फाइनली ये नहीं है कि सिस्टम रुक जाता है, उसके बाद उसकी ऑप्टिमाइजेशन और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, सिस्टम को रीस्टडी करें और बेहतर कैसे किया जा सकता है, और बेहतर कैसे किया जा सकता है। नॉर्मली कई दफा क्लाइंट पे ये चीजें नहीं होती, मगर आपका इन हाउस सॉफ्टवेयर हाउस है फिर तो ये चीजें होती हैं। हम एक मॉड्यूल करते थे सबसे पहले, फिर हम उसकी इंप्रूवमेंट देखते थे, ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज कर देते थे, उसको और बेहतर करते जाते थे। तो इसके भी हमने फिजिक्स किए हुए थे कि हमने इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो ये था जी मेरे एंड से, आपका जहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो।